जब चमन को जरूरत थी तो खून से सींचा हमने, अब जब बाहर आई है तो चमन ने कहा तेरी जरूरत क्या है। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ है। बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर हैं जो अच्छा काम करते हैं, और आना जाने से हमें कोई बल्कि अच्छा ही है कि आईपीएस ऑफिसर हमारे यहाँ आए तो हमारे लोग भी उतने बाहर जाए, पर वो एक व्यावहारिकता होनी चाहिए और एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसकी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि आप आके पैराशूटेड लीडरशिप की और इस प्रकार की घटना हो जाए। Difficulties आएंगी. You do not know the terrain, you do not know the mindset of people, you do not know the weaponry, you do not know the aircraft, you do not know the military terminology, है कि नहीं है? और जो छोटी छोटी बारीकियां हैं उन चीज़ों को आप समझते नहीं हैं, आप डिसीजंस कैसे ठीक ले सकते? बॉर्डर मैनेजमेंट हमारी प्राइम ड्यूटी है, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी प्राइम ड्यूटी है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन हमारी प्राइम ड्यूटी है। कोऑर्डिनेशन वाला एस्पेक्ट जो आता है ये सब्सिडरी वाली चीज़ है। जहाँ आपने कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की है, ये रीजन्स जो ये ग्राउंड साइटेड किए जा रहे हैं, इट्स टोटली आई वॉश। आसाम राइफल में कौन कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कोस्ट गार्ड में कौन कोऑर्डिनेशन कर रहा है? वो तो इंडक्शन ट्रेनिंग जो थी, हम लोग तो आर्मी के साथ में रहे हैं वहाँ पर। जैसे कई लोग एडीजी इसलिए नहीं बन पाए कि उनकी आईजी रैंक में 3 साल की सर्विस नहीं है, जबकि ये शर्त बाकी सर्विसेज में नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डीओपीटी के मोनोग्राफ में 1986 से ये सीएपीएफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस है, तो वो दर्जा देने में क्या दिक्कत है? जब 57 सर्विसेज को दिया हुआ है तो ये 5 सर्विसेज को क्यों एक्सक्लूड किया जाए? हमारे पास में अल्टीमेटली जो रास्ता बचता है वो ये है कि हम लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएं, फिर से अपने जूते घिसें और वी आर स्क्वायर बैक टू स्क्वायर पर। कि शहादत सिर्फ जान की नहीं होती है, शहादत आपके कई सारे आपकी इच्छाओं की, आपके मन की और आपके परिवार की भी होती है। शहादत की कोई गिनती नहीं होती, ये वो कर्ज है जो कभी अदा नहीं होता। इमेजिन करिए दोस्तों, आप जंगल में जा रहे हैं जहां पर डेंगू और मलेरिया के मच्छरों ने आपको घेरा हुआ है और जहां पर आपके पैर के नीचे कभी भी कोई आईडी आ सकती है। इमेजिन करिए दोस्तों, आप हिमालय की उन ऊंची पहाड़ियों पे खड़े हैं जहां पर 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई है और जहां पर -30 to -40 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है, जहां पर सांस लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इमेजिन करिए दोस्तों कि आप भरी दोपहर में 55 डिग्री सेल्सियस 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे, उस जलते हुए रेत पे आपको चलना हो और सिर्फ चलते रहना हो। क्यों? क्योंकि हमें वतन को डिफेंड करना है। इमेजिन करिए दोस्तों कि आप एक ऐसी जगह ड्यूटी कर रहे हैं जहां पर एक एक्सीडेंट सिर्फ आपकी नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी बदल सकता है। आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्यूटी कर रहे हैं और ये सारे काम चुपचाप आर्मी मैन नहीं कर रहे हैं, ये सारे काम चुपचाप कोई पुलिस मैन नहीं कर रहे हैं। दीज ऑल वर्क्स आर डन बाय द सीएपीएफ पर्सनल्स एंड ऑफिसर्स, द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। The Central Armed Police Forces is the backbone of India's internal security infrastructure. इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से उन्हीं पे डिपेंड है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे सोल्जर्स की शहादत को हम अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं सही ढंग से। अभी भी ऐसे सीएपीएफ में एक ऑफिसर्स को अपनी पहली पदोन्नति पाने के लिए 15 से 18 साल लग रहे हैं। कई सारे लोग सिर्फ अपने पूरे लाइफ टाइम में 30 साल के लाइफ टाइम में मात्र 1 या 2 प्रमोशन लेके वो घर जा रहे हैं। कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनके बलिदान को अभी तक हमने ढंग से रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम उस शहादत को लेके एक सही मायने में हम जस्टिस कर रहे हैं? Namaskar and welcome to the Gold Collar Talks, the podcast where we're trying to bring out a topic of public awareness and we deep down with one of the most credible and inspirational experts in their field into that topic. आज का टॉपिक इतना सेंसिटिव और इतना अर्जेंट है कि आज हमने अपने डिस्कशन में सिर्फ एक गेस्ट नहीं, हमने पैनल ऑफ गेस्ट हमने इन्वाइट किए हैं। आज का टॉपिक द सीएपीएफ, देयर सर्विस सेक्रीफाइस एंड देयर सिस्टम, CAPF रियलिटीज, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी एंड द पॉलिसी रिफॉर्म्स, जिसके बारे में हम इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि CAPF के जवानों का, ऑफिसर्स के रोल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ सिंस इंडिपेंडेंस। इसके बाद में आज के समय पे CAPF कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम जानेंगे
कि CAPF ने कितने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं जो कि इस देश को कभी भी नहीं भूलने चाहिए। हम जानेंगे क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स भारत सरकार अभी करंट में लेके आना चाह रही है या लेके आ रही है। हम बात करेंगे CAPF जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 की, जो कि इस करंट सेशन में पार्लियामेंट में पेश भी हो सकता है। दोस्तों, CAPF एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें 7 फोर्सेस आती हैं: CRPF, CISF, ITBP, BSF, NSG, असम राइफल्स। ये सारी फोर्सेस मिलके करीबन 11.5 लाख लोगों से ज़्यादा पर्सनल को होल्ड करती हैं, उनको डिप्लॉय करती हैं। और आज का मुद्दा सिर्फ उन 11 लाख लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड नहीं है, उनके मोराल से रिलेटेड नहीं है, उनकी फैमिली के से रिलेटेड है। और उससे भी ज़्यादा सही मायने में ये मुद्दा उन सभी अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों के मोराल पे जुड़ा हुआ है जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के विभिन्न पदों के लिए अपने लिए अप्लाई करते हैं और उसमें फॉर्म भरते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज के हमारे इस पैनल डिस्कशन में हम किसी भी तरीके की एंटी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मत दिया गया है इस टॉपिक को लेकर, उस मत के परिप्रेक्ष्य में हम अपने अपने मत स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। Sir, सबसे पहले I would like to welcome all of you, sir, on this wonderful podcast, and it is our privilege कि आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकाला और इस पॉडकास्ट में आप यहाँ पे इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं सर। थैंक यू वंस अगेन। सर, सबसे पहला जो सवाल खड़ा होता है आज के समय में, अगर हम देखते हैं CAPF के एवोल्यूशन को लेके, CAPF का एवोल्यूशन हम कॉलोनियल एरा में जाता है। 1939 में इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पे CRPF को बनाया गया और आज के समय में पूरे CF में करीबन 10 लाख से ज़्यादा पर्सनल्स इसमें डिप्लॉयड है। तो डिस्पाइट दिस एक्सपेंशन, कई सारे जो मत हैं लोगों में, आज भी CAPF को एक सपोर्टिंग फोर्स के तौर पे। तो सर, माय क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इंडियाज पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टिल अंडर एस्टिमेट CAPF structurally despite their evolution, their primary security pillar? दरअसल जैसे आपने कहा कि CAPF का इवोल्यूशन स्वतंत्रता से पहले ही, सबसे पुरानी फोर्स CRPF जो 1939 में खड़ी हुई, उससे पहले हालांकि आसाम राइफल थे, लेकिन जो मेन लैंड ऑर्डर फोर्स थी वो CRPF थी। शुरू में जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें जो लालच थी, डकैती के केस होते थे, उनको डील करने के लिए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस थी। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने यह महसूस किया कि देश की अखंडता और एकता के लिए इन बलों का होना बहुत ज़रूरी है, और उसने इनको दोबारा सेंट्रल रिजर्व पुलिस का नाम देकर रिटेन किया। तब से उस टाइम पे शुरू में 2 बटालियन थी CRPF की, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज इसकी 240 बटालियन से ज़्यादा बटालियन हैं। बहुत बड़े स्तर पे इसका विस्तार हुआ है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो जितनी भी ये CAPF है, ये बैकबोन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी ड्यूटी हो, चाहे लैंड ऑर्डर ड्यूटी हो, चाहे चुनाव ड्यूटी हो, चाहे नेचुरल क्लैमिटीज हो, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, मैन मेड या नेचुरल डिसास्टर हो, हर जगह CAPF की ज़रूरत रहती है। और ये एक ऐसा रिच रिसोर्स है केंद्र सरकार के पास जो हर जगह उनके काम आता है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा, पंजाब में कितने दिन तक मिलिटेंसी रही, उसका सफाया बिना CAPF के एक्टिव योगदान के संभव नहीं था। इसके बाद 90s में जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी हुई, बहुत हालत ख़राब थे, तो उस टाइम पूरी जिम्मेदारी इन CAPF के कंधों पे ही थी। तो एक के बाद एक उत्तर पूर्व में जब ये इंसर्जेंसी हुई, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, सभी उत्तर पूर्व के राज्यों में भी जो वहाँ की स्थिति को संभाला वो CAPF ने संभाला। और इस लंबे समय में इन CAPF ने अपनी जो एक प्रोफेशनल एफिशिएंसी है उसको प्रूव किया, और जो इनकी कॉम्पिटेंस है हर स्थिति में रोल बदलने की,
कभी ये काउंटर इंसर्जेंसी रोल में है, कभी एंटी टेररिस्ट रोल में है, और अभी पिछले 10 सालों से ज़्यादा एंटी नक्सल रोल में है। जहाँ कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं है, तो कोई भी फोर्स, इवन जो आर्मी मना कर देती है कि साहब ये हमारे बस का नहीं। मुझे याद है जब ये अबू जमात का एरिया था छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे शुरू में आर्मी को भेजने का था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वहाँ कोई फोर्स जाएगी, लेकिन सीआरपीएफ ने उसको हाँ कर दिया, और पूरी सीआरपीएफ को, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी को, इनको एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉय किया गया। और पूरे देश ने देखा है कि किस जज्बे के साथ हमारे लोगों ने इसको, देश को नक्सल मुक्त बनाने की कोशिश की है। बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत लोगों ने अपने लिम्ब खोए हैं। गृह मंत्री ने जो भी एक टारगेट रखा है कि 31 मार्च 2026 को देश को नक्सल मुक्त कर देंगे, वो इन्हीं बलों के बलबूते पे है। और इसके बारे में मैं एक ये 4 लाइन कहना चाहूँगा। जब चमन को ज़रूरत थी तो खून से सींचा हमने, जब चमन को ज़रूरत थी तो खून से सींचा हमने, अब जब बाहर आई है तो चमन ने कहा तेरी ज़रूरत क्या है। क्या बात तो है वही चीज़ लगता है हमारे सीएपीएफ पे लागू हो रही है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये 22 मार्च का दिन है, लेकिन कल 23 मार्च को पार्लियामेंट में सीएपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एक बिल लाया जा रहा है, जिसमें जो सीएपीएफ के गिले शिकवे थे, जो इनके अधिकारियों की समस्याएं थी, जिसके लिए 13 साल की एक लंबी लीगल लड़ाई लड़ने के बाद इनको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिला था 23 मई 2025 को। बाद में सरकार इसके खिलाफ चली गई रिव्यू पिटीशन में। अल्टीमेटली 28 अक्टूबर 2025 को वो रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और जितने भी तर्क थे वो बहुत इस लीगल बैटल में लिए गए। सब बातों का एनालिसिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड जजमेंट दिया, जिसमें ये कहा कि नंबर 1, जो ये सीएपीएफ है, इनके रिक्रूटमेंट और सर्विस रूल को बनाया जाए। दूसरा कहा कि इनका कैडर रिव्यू किया जाए। और तीसरा कहा कि जितनी भी ये सीएपीएफ है, ये सभी पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस है। तो ये तीनों बातों से हमारे सीएपीएफ के सभी अधिकारियों का और जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा था, और एक तरह से खुशी की लहर थी कि अब तो शायद अच्छे दिन आए, जब चमन में बाहर आई है तो शायद जो हमारा हक है वो हमको मिल जाए। लेकिन जो सरकार इसके खिलाफ एक ये बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है इसी बजट सेशन में, जो बहुत हमें संभावना है कि मंडे को 23 मार्च को ये राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो उसमें उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आईपीएस ऑफिसर्स का डेपुटेशन है, उसको प्रोग्रेसिवली 2 साल अधिकतम समय के अंदर कम किया जाए। ये एक खास मुद्दा था, लेकिन इसको रिटेन करने के लिए बिल लाया जा रहा है कि जो आईपीएस का एसएजी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के लेवल पे 50% डेपुटेशन था, वो बरकरार रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे यंग ऑफिसर्स जो ये सारे देश की समस्याओं से लड़ रहे थे, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अपना बलिदान दिया, घायल हुए और इसको एक राष्ट्र हित में काम किया, उनका मनोबल गिर जाएगा। क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि जो असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हुए वो 16 साल तक असिस्टेंट कमांडेंट ही है, जबकि जो डेपुटेशन पे आते हैं अधिकारी, वो उससे कम सेवा में डीआईजी रैंक पे 3-3, 4-4 प्रमोशन लेके आ जाते हैं। तो एक ऐसी समस्या है जिसके लिए गृह मंत्रालय को, राष्ट्र को अपना ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। और इसमें बहुत ही एक चर्चा के उपरांत जो स्टेक होल्डर है और जितनी भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, एक पब्लिक डोमेन में इस बिल को लाके इस पे चर्चा की जाए, तो मुझे लगता है कि ये इनके जो बलिदान है उसके प्रति सही श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। और एंड आई बिलीव कि स्लोली सही हमारे जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं, तो दे विल टेक सीएपीएफ विद ड्यू रिगार्ड्स और उनके काम के हिसाब से वो जानेंगे। सर, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन विद चौधरी सर। Sir, ITBP is deployed in one of the hardest terrain of the world. It is deployed at around like 18,000 feet also, जहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुँच जाता है। कई सारी पैक पोस्ट है जहाँ पे आप मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है उनके आप कंपेरेबल अगर हम करते हैं तो ITBP फार अहेड उनसे ज़्यादा हार्श कंडीशन में डिप्लॉय रहता है सर। तो हाउ डज दिस मिसमैच बिटवीन ऑपरेशनल हार्डशिप एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेटस, वो लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस आईटीबीपी के या जो भी फोर्स है सीएपीएफ, इसको कैसे मिसमैच करता है सर, उसकी इफेक्टिवनेस को? देखिए, जो अधिकारी आते हैं तो वो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम से आते हैं
ग्रुप ए सर्विसेज में आते हैं, कुछ एस्पिरेशंस लेके आते हैं और वो एक काफ़ी टफ एरिया में डिप्लॉयड रहते हैं, लंबे समय तक डिप्लॉयड रहते हैं। उस रिगर्स को वो झेलते हैं। झेलने के बाद स्वाभाविक है कि उनमें एक आकांक्षा जगती है, एक उम्मीद जगती है, और इसके लिए जब उनको यह महसूस होता है कि जिस आकांक्षा और उम्मीद के साथ थे उसके एस्पिरेशंस उनको फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो उनमें एक डिस्परेशन आता है। तो हम ये जरूर समझते हैं कि जो रिगर्स को झेलते हैं और जिस तरह की एग्जामिनेशन के क्वालिटी को पास करके आते हैं, उनका एस्पिरेशंस जेन्युइन है, और जब वो महसूस करते हैं कि उनको एक समय के बाद महसूस करते हैं कि साहब उनको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, तो उनमें थोड़ा संतोष का भाव तो जगता ही है। सर, जो ऑपरेशनल हार्डशिप है उस दौरान जो मोराल अपना अपलिफ्ट करने की जो ज़रूरत होती है, उस चैलेंज को कैसे ये ऑफिसर्स पूरा करते होंगे सर? देखिए, एक चीज़ हमें कहने में कोई संदेह नहीं है कि इनिशियल जो मिडिल लेवल लीडरशिप थी वो बेसिकली आर्मी की थी। तो आर्मी अपने साथ एक कल्चर निश्चित रूप से लाती है, एक प्राइड टू दी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइड टू दी ड्यूटीज जरूर लाती है। हमारी लीडरशिप ने सब दिन हमेशा ये मोटिवेट किया कि कभी भी आप अपने पर्सनल कंफर्ट, पर्सनल एस्पिरेशंस रखिए। नेशनल ड्यूटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशन कम्स फर्स्ट यू। यस सर। और ये नेशनलिज्म की फीलिंग उनके मन में शुरू से भरी जाती है, और ये नेशनलिज्म की फीलिंग से ही जो है सो वहाँ पे वो सस्टेन कर पाते हैं। ये फैक्ट है सर, ये फीलिंग्स इतनी ज़्यादा ताकत और इतनी ज़्यादा मनोबल लेके आ जाती है शरीर में कि कोई भी कंडीशंस झेला जा सकता है, झेली जा सकती हैं सर। नाउ आई वांट टू आस्क चौधरी सर, बीएसएफ करीबन 6300 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का, वो उसको गार्ड करता है सर। इट इज़ डिप्लॉयड इन वेरी हाई वॉलेटाइल इंडिया पाकिस्तान सेक्टर, एंड इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है उसमें एक इन्फिल्ट्रेशन की बहुत बड़ी समस्या है, और अलग अलग डेंस फॉरेस्ट और उसकी दलदल की वहाँ समस्या है सर ऐसे टेरेन में। इसके अलावा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़, इलेक्शन ड्यूटीज़, इन सब में भी बीएसएफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है सर। माई क्वेश्चन इज सर, हैज़ द एक्सपेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीन मैच्ड विद रिफॉर्म्स इन कैरियर प्रोग्रेशन, कैडर स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेटस? तो ये जो बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, क्या इसको बैलेंस किया जा रहा है आपके कैरियर प्रोग्रेशन से, या कैडर स्ट्रक्चर को उसमें रिफॉर्म्स लेके आने से, या आपके इंस्टीट्यूशनल स्टेटस को बेटर करने में किया जा रहा है क्या? धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, तो थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा कि आपने बताया, इंडो पाक बॉर्डर पे, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉयड है। इसके अलावा बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसके पास में अपनी ओन नेवल विंग भी है, ऑफ कोर्स एयर विंग तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, एंटी नक्सल ऑपरेशन में हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो भी है। ये फोर्स सीआरपीएफ और आईटीबीपी के कंपेयर में थोड़ी सी युवा फोर्स है। इसका जन्म 1 दिसंबर 1965 को हुआ, लेकिन आज जो इस मुकाम पे ये फोर्स पहुंची है, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, ज़बरदस्त परंपरा रही है। 1971 वार के अंदर ही हमारी ऑफिसर्स की और जवानों की 22 लोगों की शहादत हुई है। बाकी लोगों को ये पता है कि वार पाकिस्तान के साथ 3 और 4 दिसंबर को छेड़ा गया, लेकिन एज ए बीएसएफ अब हम तो कह सकते हैं, पहले तो ये कोवर्ट एक्शन थी। 26 मार्च को जिस दिन शेख मुजीबुर रहमान अरेस्ट हुए थे, बीएसएफ उसी दिन से एक्शन में आ गई थी। किलापाड़ा पे ईस्ट पाकिस्तान वालों ने, जो कि ईस्टर्न बॉर्डर पे है, शिलोंग के अंदर मेघालय में, अटैक किया गया और हमारी पहली शहादत वहाँ पर हुई। मुक्ति वाहिनी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो अंदर गए हुए थे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गई थी। एक बहुत उम्मीद से, एक बहुत जज्बे से, क्योंकि मैं यहाँ आपको नंबर नहीं देना चाहता
क्योंकि शहादत की कोई गिनती नहीं होती, ये वो कर्ज है जो कभी अदा नहीं होता। हमारे वीर साथियों ने जो अपनी जान कुर्बान की है, मैं उनको नमन करता हूँ। और कल आपको जैसे कि मालूम है 23 मार्च शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बलिदान दिवस भी है। हमारे अपने अफसर्स की जो एक उम्मीद थी, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जो कैरियर प्रोग्रेशन की आप बात करते हैं, वो सब इतनी लंबी बैटल लड़ने के बाद में भी तार तार हो गया है। एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब हमें अपने ही फोर्स में रिकॉग्नाइज किया जाएगा और कम से कम एसएजी लेवल यानी आईजी लेवल तक की पोस्ट पे तो हमारे कैरियर प्रोग्रेशन के चांसेस रहेंगे। क्योंकि एडिशनल डीजी की तो एक पोस्ट है बीएसएफ के अंदर, एक आदमी को मिलती है और कई बार तो वो भी नहीं मिलती है, क्योंकि 3-3 साल की आपको आईजी की सर्विस होनी ज़रूरी होती है। जब तक रेजिडेंशियल पीरियड आपने पूरा नहीं किया हो तो वो आपको पोस्ट प्रमोट नहीं हो सकते। ये बहुत ही बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर है। कैरियर प्रोग्रेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इवन हर तरह के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि कोई इंसेंटिव, कोई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारी लिस्टिमेट जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और जो कि कानूनन हम लोगों को अता की गई है और जिसके लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। बीएसएफ और अन्य सीएपीएफ फोर्स, ये कानून कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए ये हमारा फील्ड नहीं था, ना ही हमारा धरना देना फील्ड था। हम लोगों ने तो जो कानूनन हम लोगों के पास में एक्सपेक्ट किया था वो मिलना चाहिए था। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि कल 23 मार्च को राज्यसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रूल एक्ट, जिसके तहत हमारे कैरियर को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। ना अब कोई उमंग है, ना कोई, पूरा फोर्स के ऑफिसर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज, डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सर। एंड मेरा मानना ऐसा है सर कि सीआईपीएफ के ऑफिसर्स इतने इस लेवल पे ट्रेंड होते हैं सर कि मैं मानता हूँ कि हाँ, हो सकता है कि उस समय के लिए ये एक डिमोरलाइजिंग फैक्टर का काम करे, ये जो रेगुलेशन है। बट वी आर डीपली इंग्रेव्ड इनटू द सिस्टम एंड हमारे जो इथोस और ओएलक्यूज जो ऑफिसर्स के अंदर जो दी जाती है सीएपीएफ में, दे आर एट पार ऑफ एनी ऑफिसर्स बी इन आर्मी और आईपीएस और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मेरा मानना है सर, थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग तो ज़रूर है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतर होगा। तो आपने सर बहुत अच्छी बात कही शहादत के ऊपर। अब मैं एचआर सिंह सर से शहादत के ऊपर ही बात करना चाहूँगा। सर, हमारे देश में लोगों की जो मेमोरी है थोड़ी सी कमज़ोर है। लोग जल्दी भूल जाते हैं पुलवामा में कौन मरा था, कैसे मरे थे। लोग जल्दी भूल जाते हैं दांतेवाड़ा में वो 76 जो सीआरपीएफ के जवान जो नक्सल अटैक में, नक्सल आईडी में मारे गए थे। ऐसे एन नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं जो जहां पर सीआरपीएफ ने अलग अलग लेवल पे शहादत दी है, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स ने, सीआरपीएफ के जवान ने। तो सर मेरा सवाल सर सीधा सीधा ये कि इतनी शहादत के बावजूद भी क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने, भारत ने सीएपीएफ को कॉम्बैट फोर्सेस की तरह रिकॉग्नाइज किया है और उसको उतना जो एडिक्वेटली जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइज उसको स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत थी, क्या वो उतना किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। और जैसे सबको पता है, अभी चौधरी साहब ने जो बताया है कि कितनी लंबी शहादत दी है, कितने मुश्किल टेरेन में हमारे सीएपीएफ के लोग, जवान और ऑफिसर्स कितनी मुश्किलात में ड्यूटी करते हैं, उसको देखते हुए आपको बताऊं, जो ऐतिहासिक रूप से 21 अक्टूबर 1959 को जो सबसे पहले हॉट स्प्रिंग पे हमारे 10 जवानों ने शहादत दी थी, उसमें जो चीन की पेट्रोलिंग पार्टी थी उससे मुठभेड़ हुई और उसमें 10 जवानों ने बलिदान दिया था। उसी की याद में हर साल 21 अक्टूबर पूरे पुलिस बल में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। yes, उसके बाद फिर 9 अप्रैल 1965 को सरदार पोस्ट पे,
पार्लियामेंट को किसने बचाया? सीआरपीएफ ने बचाया 2001 में। इसके अलावा राम जन्मभूमि पे अटैक हुआ, उसको सीआरपीएफ ने बचाया। तो लंबी फहरिस्त है, जहाँ भी जो ड्यूटी है उसमें पूरे सीआरपीएफ के लोगों ने अपना बलिदान दिया है सर। लेकिन जैसा भी चौधरी साहब ने बताया कि ये जो कैरियर लेजिटिमेट कैरियर एस्पिरेशन है ऑफिसर्स की और जवानों की, ये पूरी चेन रिएक्शन है। अगर एक अधिकारी ऊपर प्रमोट होता है तो नीचे से सिपाही हवलदार बनेगा, हवलदार सब इंस्पेक्टर बनेगा। तो ये अकेला मुद्दा अधिकारियों का नहीं है, पूरी फोर्स में स्टैग्नेशन है। और उसका कारण मुझे लगता है कि हमारी एक तो मिनिस्ट्री अलग से होनी चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की मिनिस्ट्री, और डिपार्टमेंट भी अलग होना चाहिए मिनिस्ट्री में। अभी क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग इसमें डील करते हैं गृह मंत्रालय में वो ओवर कमिटेड है, उनको फुर्सत ही नहीं है कि इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करे और देखे कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं। गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने और सभी लोगों ने देश में, इवन उस टाइम पे 1965 में गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि ये जो सरदार पोस्ट का युद्ध है ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, इसको बैटल की लिस्ट में शामिल किया जाए। तो सब लोगों ने, अपने गृह मंत्री ने कहा कि मेरी तो जान जो है सीआरपी ने बचाई, अगर बंगाल से मैं जिंदा आया हूँ तो सीआरपी की वजह से आया हूँ। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कई बार ये सब बताया है कि ये फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। वो भावुक हो गए थे एक बार अपना भाषण देते देते, कई पब्लिक मीटिंग में उन लोगों ने इन सारे सीएपीएफ दल की बहुत सराहना की है और पूरा देश ही इनका ऋणी है जिस तरह से निस्वार्थ भावना से ये लोग काम करते हैं। अब आप देखो, छुट्टी टाइम पे नहीं मिल सकती, वो चुनाव अक्सर अनप्लान्ड वे में होते रहते हैं। अभी तो ये इस तरह का चीज़ है कि पंचायत चुनाव में भी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट होने लगा है। पहले तो सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डिप्लॉयमेंट होता था। तो इस प्रकार से इनका डिप्लॉयमेंट होता है कि टाइम पे ना तो ये कोई अपना परिवार को देख पाते, ना कोई त्यौहार साथ मना पाते, ना कोई सामाजिक जो कोई फंक्शन है उसमें शामिल हो पाते। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जितने लोग जो घायल हो गए, जिन्होंने अपने जान दे दिए, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उनका तो बलिदान है ही। ये तो जीते जितने लोग काम कर रहे हैं उनका पूरा बलिदान है देश के प्रति। और इसको तो हमें जितना भी इनको मैनेज किया जाए प्रोफेशनली, इनके लिए जितना भी किया जाए वो कम है। तो इसको एक मायोपिक व्यू से देख के और जल्दबाजी में कोई ऐसा बिल ना लाया जाए जो इन बलों को इनके करे कराए काम पे पानी फेर दे। तो इसमें बहुत ही एक वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत है और बहुत ही धैर्यपूर्वक इन पे विचार करने की ज़रूरत है कि जिससे इनके पूरे फोर्स को एक समयबद्ध तरीके से प्रमोशन मिले। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी चूँकि सिपाही 20-20 साल तक हवलदार नहीं बन पा रहा है, उससे इन्होंने क्या किया कि जो 10 साल जिसकी नौकरी है उसको एक उल्टी फित्ती कंधे पे लगा के सीनियर कांस्टेबल का पद दे दिया है। एएसआई का रैंक एक चालू कर दिया है। लैंसनायक और हवलदार का जो सिस्टम होता था उसको ख़त्म कर दिया है। इससे क्या पूरी एक सिस्टम जो था, जो बहुत ही एक स्वस्थ तरीके से काम करता था, कमांड स्ट्रक्चर, वो चरमरा गया है। आज हवलदार भी ड्यूटी कर रहा है मोर्चे में, एएसआई भी ड्यूटी करता है, कई बार एज ए गार्ड कमांडर ड्यूटी करना पड़ता है। तो जो वर्क इथोज होती थी, जिसमें एक कमांड स्ट्रक्चर होता था कि कुछ समय के बाद आदमी को कमांड मिलती थी, लैंसनायक सेक्शन 2IC होता था और नायक सेक्शन कमांडर, हवलदार तो सेक्शन कमांडर होता था, सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर होता था। जो सेक्शन कमांडर, प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर के जो 3 स्टेज थे, वो तीनों स्टेज चरमरा गई है। तो मेरा ये मानना है कि जितना हमारा एक सेक्शन मजबूत होगा, आज मेरे ख्याल से 1 लाख के करीब वैकेंसी सीएपीएफ में है जो सरकार भर नहीं पा रही है, और अगर आज वो प्रक्रिया शुरू करे तो उसको पूरा होते होते 2 साल लग जाते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग रिजर्व होना चाहिए, लीव रिजर्व होना चाहिए। तभी तो जो एक ऑर्गेनाइज सर्विस के जो एट्रीब्यूट हैं उसमें कहा गया है कि अगर प्रोफेशनली किसी सर्विस को मैनेज करना है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जो प्रोफेशनली मैनेज हो और उसमें समयबद्ध प्रमोशन हो, रिजर्व इस तरह से हो जो उनके कार्य क्षमता पे कोई गलत असर ना पड़े। तो ये मेरा मानना है कि जो इनको ड्यू मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और उसका कारण ये रहा, हम किसी को दोष नहीं देते, लेकिन शायद गृह मंत्रालय के पास और देश के एडमिनिस्ट्रेशन के पास समय नहीं है कि इन फोर्स का कार्य को रिकॉग्नाइज करे और उनके जो ड्यू बनता है उस पर विचार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है सर। एंड इनफैक्ट 11 मार्च 2026 इसी साल की ही बात है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स है, मिस्टर नित्यानंद राय जी, राज्यसभा में उन्होंने क्लियर डेटा दिया कि सीएपीएफ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने, इट इज़ 93,139। इतनी सीएपीएफ में अभी करंट वैकेंसीज हैं जिसको वो फिल करने का आगे प्लान कर रहे हैं सर। नहीं, फैक्ट है सर। और आपका कहना भी सही है कि यहाँ पर
आप चाहे शहादत किसी भी तरीके से आप देख ले, सीआरपीएफ ने या किसी भी सीएपीएफ ने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी है शहादत देने में। दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि शहादत सिर्फ जान की नहीं होती है, शहादत आपके कई सारे आपकी इच्छाओं की, आपके मन की और आपके परिवार की भी होती है, क्योंकि एक ऑफिसर या एक जवान से सिर्फ वो उसकी लाइफ नहीं जुड़ी होती है, उसकी पूरी फैमिली जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संजीव सर। सर, एज पर स्टडीज़ और जो डेटा हमें बताता है, फील्ड रिपोर्ट जो है वो इंडिकेट करती है कि जितने भी सीएपीएफ पर्सनल्स हैं और ऑफिसर्स हैं, दे फेस लॉन्ग फैमिली सेपरेशन एंड दे फेस ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल पोस्टिंग्स, कंटिन्यूस ऑपरेशन स्ट्रेस और कई बार जो लैक ऑफ स्टेबल टेन्योर सिस्टम है वो भी मतलब सीएपीएफ के साथ में नहीं है। तो ऑलरेडी जवान और ऑफिसर्स उस मेंटल स्ट्रेस और मेंटल फटीग में है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और उसके ऊपर से ये जो बिल नया लेके आ रहे हैं या जो भी अभी पॉलिसी रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या वो उसको स्ट्रक्चरली मजबूत करेंगे या और वीक कर देंगे उनके मोरल्स को, या स्ट्रेस को और बढ़ा सकते हैं? देखिए, जो आपने बातें बताई ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये परिस्थिति दिनों दिन हम लोग देख रहे हैं कि बदतर हो रहा है। मैं अपनी बात ही करूँगा कि मैं जब से आया मुझे ज़्यादा शिकवा शिकायत नहीं है, कि मैं महसूस करता हूँ, नाउ आई एम रिटायर्ड, लेकिन ये महसूस करता हूँ कि हमारी प्रमोशन एक प्रॉपर टाइम स्पेसिंग में होती रही, तो इससे हमारे फैमिली लाइफ और दूसरी चीज़ें भी वेल सेटल्ड रहा। लेकिन आज का जो जनरेशन है, जैसे मान लीजिए हमने 6 साल में हम डिप्टी कमांडेंट बन गए थे। व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज ऑलरेडी डिप्टी कमांडेंट, आफ्टर फ्यू इयर्स आई वाज 2 IC। लेकिन आज जो एक असिस्टेंट कमांडेंट आ रहा है, हम ITBP में कई लोगों का बड़ा दर्दनाक इंटरव्यूज़ देखा जब वो DG से मिलते थे और हम साथ होते थे और अपनी वो दास्तान सुनाते थे। साहब 26 साल 27 साल में तो सर्विस में आए, एंड 10 साल आप मैंडेटरी हमें कहते हैं कि आप बॉर्डर्स में रहेंगे। बॉर्डर्स में रहेंगे मीन्स कि यू विल स्टे एट द BOPs, नॉट एट द बटालियन हेडक्वार्टर। बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन है कि उनको बटालियन हेडक्वार्टर रहने का मुझे उसका एक ये भी दिया था, यंग ऑफिसर कह के 10 साल पूरे निकाल दिया। अब 27 और 37 साल तो उनके वही निकल जाते, कहते साहब कब हम शादी करें, कब हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे और चीज़ें हमारी कैसे चलेंगी। तो एक लंबा स्टैग्नेशन से ये एक समस्या बहुत गंभीर होती है। अच्छा देखिए, हम लोग नेशनलिज्म की स्पिरिट से जब हम खुद ही आए थे तो हम लोग को हमेशा एक नेशनलिज्म की भावना भरी गई थी और हम भी अपने सबऑर्डिनेट्स में भरते थे, और उसी नेशनलिज्म की स्पिरिट से उस टफ एरिया में जिंदा रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम आखिर उसी समाज से बिलोंग करते हैं, समाज में चारों ओर डेवलपमेंट देखते हैं, चारों ओर का चेंजेस देखते हैं, और जब आदमी महसूस करता है कि कहीं हम बेवकूफ़ तो नहीं बनाए जा रहे हैं नेशनलिज्म के नाम पर। सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए निस्संदेह सुविधाएं विगत वर्षों में काफ़ी बढ़ी हैं। जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटस की बात है, स्ट्रक्चर की बात है, मैं कहूँगा कि ये संतोषजनक है। आकांक्षा का तो कहीं अंत नहीं है, स्थिति में हमेशा सुधार होते रहे, लेकिन हम अपने समय से तुलना करते हैं, मैं मानता हूँ कि पहले अच्छा से संतोषजनक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा संतोषजनक है। तो और शायद यही एक मोटिवेशन है जो कि पहले नहीं होता था और अब है, कि आप एक सिपाही भी देखिए तो बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं साहब यहाँ के बजाय बॉर्डर्स में जाएँ, बिकॉज अलाउंसेस गेट्स इंक्रीज बाई 40%। लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब वो दिखता है बहुत लंबे समय तक हमारी पदोन्नति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कंटिन्यूअस पैसा उनको बहुत लंबे समय तक मोटिवेट नहीं कर पाता है। उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन लाइफ चाहिए। एंड डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर चूंकि ज़्यादा सोशली अवेयर रहते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड रहते हैं, उनकी आंखें ज़्यादा खुली होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस उतना बड़ा नहीं रहता है, तो ये नहीं कहेंगे साहब BOP को फाइनेंशियल मोटिवेशन बहुत मर गया तो बहुत लंबे समय तक BOPs पे रहो। तो ये कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं, और इससे जो एक डिमोरलाइजेशन होता, अच्छा जब एक कमांडर डिमोरलाइज है तो ऑब्वियसली उसका जो फीलिंग है दैट गेट्स पर्कुलेटेड टू द डाउन लेवल। तो कमांडर्स का वेल मोटिवेटेड रहना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है सर, बिकॉज जब कमांडर सेनापति ही सही नहीं होगा तो फौज कैसे आगे बढ़ेगी। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगा कि ये स्थिति, देखिए मैं 31 अगस्त को ही रिटायर हुआ हूँ। जो अब स्थिति पैदा हुई है, हमने अपने सर्विस कैरियर में अपने प्रेडिसेसर्स को भी नहीं देखा, अब मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। हमारे प्रेडिसेसर्स भी एक रीजनेबल टाइम पे कमांडेंट्स वगैरह बन जाते थे,
हम लोग भी बन गए थे, लेकिन अब की जो जनरेशन है इनकी स्थिति बहुत विकट है। फैक्ट है सर। और इसमें एक और बात ये भी है कि सर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मोराल जो है कमांडर का अगर सही नहीं होगा तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम 100% अटेन नहीं कर सकते, आप उसको अच्छे से अच्छा नहीं अटेन कर सकते सर। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम J. Chaudhary sir. Sir, it is widely acknowledged that CAPF, all CAPF, they are handling around 70% of the India's internal security work. जो भी internal security की डिमांड जो है, चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी हो, चाहे वो इलेक्शंस हो, चाहे वो राइट कंट्रोल हो, ठीक है, या और भी अलग अलग तरीके की ड्यूटीज़ हैं, लाइक VIP ड्यूटीज़ है, या आप अभी दिल्ली में आप मेन दिल्ली में आप जाके देखिए तो वहाँ पर जो रोड के आसपास में भी कई सारे उसमें प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं जवान अलग अलग CAPF के। तो क्या लगता है आपको सर कि ये रिकॉग्निशन फिर भी सर इतना सबको 70% होने के बाद भी इनका जो रिकॉग्निशन है CAPF का ये ओवरशैडो हो जाता है, लोग नहीं इसको रिकॉग्नाइज कर पाते कि भैया ये CAPF है या ये फलानी फोर्स है, ये आर्मी नहीं है या ये पुलिस नहीं है। तो क्या लगता है आपको सर ये रिकॉग्निशन गैप क्यों एग्जिस्ट करता है और ये डायरेक्टली पॉलिसी लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं उसको कैसे ये अफेक्ट करता है कि ये रिकॉग्निशन कम है? वेरी गुड। मैं आपके सवाल का एक छोटे से जवाब दे देता हूँ सर। इट इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट, इट इज़ बाय डिज़ाइन। अगर आप डेटास को खंगालें, सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, आई एम नॉट टॉकिंग CAPF, आई एम नॉट टॉकिंग CPOs, 130 सैंक्शन पोस्ट हैं DG और स्पेशल DG की। उस 130 सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में 161 लोगों को उन्होंने ऑलरेडी प्रमोट करके बिठा रखा है। इसके बाद बारी आती है CAPF और CPOs की, जहाँ 14 पोस्ट ऑक्यूपाइड है। मैंने बाकी दीगर स्टेट के अंदर जब जैसे SSIS है, स्टेट के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे कई अफसर्स हैं, विदेशों के अंदर पब्लिक सेक्टर्स के अंदर कई लोग हुए हैं, ऑफिसर्स गए हुए, उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो उनके प्रमोशंस को आपने बियॉन्ड द लिमिट जाके आपने उसको एड्रेस किया है। और 102 पोस्ट एडिशनल DG की सरप्लस है, 800 पोस्ट IG की इनके पास सैंक्शन पोस्ट है। पहले कभी स्टेट में एक IG होता था, एक IG पूरे स्टेट को अनडिवाइडेड। मध्य प्रदेश के अंदर एक IG होते थे, रुस्तम जी जो हमारे यहाँ आने से पहले वहाँ पर IG थे। आपने उनके लिए तो इतना सब कुछ कैटर फॉर कर लिया गया, और हमारे पास में तीनों चारों फोर्स के अंदर मिला के 4 DG की पोस्ट है, और 4 DG की पोस्ट में से भी एक DG आप लकी हैं सर, आप बन गए। 3 साल IG के पोस्ट पे आपको रहना पड़ता है, रेजिडेंसी पीरियड। हाँ, रेजिडेंसी पीरियड, तब आप एडिशनल DG बनते हैं। उस पोस्ट को खाली रखा गया, बन भी जाते हो तो 4-6 महीने के लिए आप बने हैं, और आपको पॉलिसी मेकिंग के अंदर डिसीजन में कहीं नहीं रखा जाता। तो डोमेन एक्सपर्टीज के लिए, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के लिए इट इज़ इम्पेरेटिव कि हमारे ऑफिसर्स, और हम लोग वी आर नॉट आस्किंग मून, हमने तो सिर्फ IG तक की पोस्ट मांग रहे हैं। एडिशनल DG के अंदर आपने रखी है अपने पास पोस्ट, DG की रखी है पोस्ट आप अपने पास में, वी आर नॉट अगेंस्ट देम। ये जरूरी है कि आपको कैडर अफसर को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि आपकी फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट फोर्स की बढ़ती रहे। दूसरी बात और जो चल रही थी, मैं आपको यहाँ पर इस सवाल से थोड़ा सा अलग जाके बता रहा हूँ। BSF CRPF ये ऑपरेशन जो ऑपरेशन ओरिएंटेड होते हैं वो अफसर ओरिएंटेड फोर्स होती है। अगर आप शहादत की लिस्ट में देखें तो ऑफिसर्स का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है सर। JNK के अंदर मेरे अपने बैच के 6 ऑफिसर ने शहादत दी है, 6 अफसर इंजर्ड हुए हैं, और ऐसा कोई भी अफसर नहीं है जो कि बम ब्लास्ट से या इनकाउंटर के अंदर जिसके ऊपर फंसा नहीं हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना वो सब चीज़ें वेस्ट हो जाएगा। ऑफिसर्स जो बाहर से आ रहे हैं अपने फील्ड में, बहुत मैं उनको सल्यूट करता हूँ, मेरा उनसे कोई पर्सनल मतभेद नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन वो अपने एरिया के एक्सपर्ट हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट हैं। लेकिन
हमारी ये जो फील्ड कंडीशन अलग है, ना तो उनको फील्ड क्राफ्ट के बारे में पता है, ना टैक्टिक्स के बारे में पता है, ना टेरेन के बारे में पता है, ना वेपनरी के बारे में पता है. With your permission, I want to quote one example. I was DIG Operation Chhattisgarh. Heron UAV. कहा साहब बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया है. बोला एंटी नक्सल ऑपरेशन के अंदर इसको लगा देते हैं. एनटीआर ऑपरेशन में करीब 6-7 साल एनटीआर ऑपरेशन में लगा. 78 करोड़ का परचेज किया गया. 78 करोड़ 78 करोड़ का उसको एंटी नक्सल ऑपरेशन में नक्सल्स को पकड़ने के लिए लगाया गया. एनटीओआरओ ने उसको मैनेज किया. वहाँ के ऑफिसर्स जो थे आए, उनको भिलाई के अंदर जो है उनकी एकोमोडेशंस वगैरह के लिए रखा गया. सालों तक उनकी तनख्वाह दी गई. नेट रिजल्ट उस हेरोन जो कि बहुत बढ़िया यूएवी है, उसका जो आउटपुट था वो निकला 0. तो कहीं ना कहीं से फोर्स की अगर एफिशिएंसी गिरती है, अगर आउटपुट अगर आपका निकलता है, तो उसके लिए ये इम्पेरेटिव है, ज़रूरी है कि हम अपने अफसर्स को लाएं. इससे ये देश के हित में बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल सर. एंड देश का हित सीधे तौर पे जुड़ा होता है जब कोई भी सीएपीएफ जब ग्राउंड ड्यूटी कर रही होती है सर. तो जो ऑपरेशन के दौरान, चाहे हम बीओपी पे एलआरपी एसआरपी हम कर रहे हैं, या हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम एडीपी आरओपी कर रहे हैं, तो उस ऑपरेशन के दौरान जो पूरा कोऑर्डिनेशन है, अगर वो कॉम्बैट लैंग्वेज अगर नहीं आती है उस पूरी टीम को, सेक्शन, प्लाटून, बटालियन, जो आपने जैसे बताया वेपनरी सिस्टम या फायर एंड मूव या और भी सारी चीज़ें हैं, अगर वो कॉम्बैट की लैंग्वेज अगर उसको क्लियर नहीं है, तो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस मतलब काफ़ी हद तक रिड्यूस भी होती है. और ये कॉम्बैट लैंग्वेज और कॉम्बैट जो अवेयरनेस है, वो टॉप ऑफ द लाइन में भी होना उतना ही आवश्यक है जितना फील्ड की लाइन में होना आवश्यक है. बिकॉज दैट्स हाउ दे कैन टेक डिसीजन फॉर दिस ग्राउंड फोर्सेस. सर बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ. और देखिए, जैसा आपकी बात पे हम आते हैं, जैसे गंजिदर सिंह साहब ने कहा था कि साहब टेरेन की जानकारी नहीं होती है, फील्ड क्राफ्ट की जानकारी नहीं होती है. आपने कहा कि साहब बैटल टैक्टिक्स की, बैटल टर्मिनोलॉजी की जानकारी नहीं होती है. और इन चीज़ों के एब्सेंस में आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं. मैं एक ड्रास्टिक उदाहरण कोट करने जा रहा हूँ. आईटीबीपी का टेरेन ऐसा है जहाँ की कई बटालियन से पोस्ट पहुँचने में 6 दिन पैदल चलना पड़ता है. मेरे ही टाइम में महानिदेशालय से एक आदेश आया था कि बटालियन कमांडेंट हर वीक पोस्ट विजिट करेगा. अब बताइए कितना एक लाफेबल स्टोरी है. व्हाई दिस हैपेंड? सर एक बटालियन में करीबन कितनी बीओपीज होंगी? बीओपीज तो खैर सिचुएशन डिपेंड करता है. आज की डेट में जनरली लोग 7 के आसपास, 4 से 7 की. तो हर एक वीक में कमांडेंट को 7 बीओपी वो करनी है. वो भाई वो वहाँ पुलिस से आए तो उन्होंने सोचा हर वीक थाने विजिट होते तो हर वीक बीओपी क्यों नहीं विजिट होगा, है कि नहीं? ड्यूटी ऑफिसर शुड विजिट द बीओपी. ये हम आपको एक सच्चाई सी घटना बता रहे हैं. अच्छा, अब होता है क्या है कि लोग कहेंगे साहब महानिदेशालय में तो आप ही अधिकारी लोग बैठे रहते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, एक सीनियर का प्रेशर होता है. उस प्रेशर में सीनियर ने बोल दिया, और सीनियर का जहाँ डैशिंग है तो उसको कंटेस्ट करने में कोई यानी बड़ा तरीके से, बड़ा दबे लहजे में, समय देखते हुए, वक्त देखते हुए बताता है. ठीक है, ऐसे आदेश और स्वाभाविक है, विड्रॉ नहीं है. लेकिन इनिशियल आदेश आया तो वो क्यों आया? बिकॉज टेरेन की जानकारी नहीं थी. तो जो आदमी कई बार कह देते हैं कि साहब, अब जैसे मान लीजिए हम नॉर्थ ईस्ट में थे, हम एक सब लिविंग एग्जाम्पल बता रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पे घोड़े से क्यों नहीं जाया जा सकता? अरे भाई, वहाँ लैडर से चढ़ते हैं. तो अब जिस आदमी ने ट्रेन को नहीं देखा है और कभी जाना नहीं है और वहाँ पे पैरों से नहीं गया है, हेलीकॉप्टर विजिट से आप कवर नहीं कर सकते हैं. वो तो बहुत सीनियर रैंक में उनको ऑन फुट घूमने का मौका नहीं लगता है, तो वो जानते नहीं है. तो इस तरीके के आदेश कई बार फ्लो करने, फिर उनको कई बार परिस्थितियों को समझाना मुश्किल होता है. देखिए, कई बार फोटो भेजिए, कैमरा भेजिए, फोटो लेना संभव नहीं होता है, देना संभव नहीं होता है. तो परिस्थितियों को हम एक्सप्लेन भी कई बार ऊपर लेवल पे नहीं कर पाते हैं, कितना भी एफर्ट करते हुए, अनलेस कि यू पर्सनली गो एंड विजिट द एरिया ऑन योर फुट. फैक्ट है सर ये तो इसलिए. अच्छा, फिर दूसरा जो आपने बताया कि साहब वो टर्मिनोलॉजी भी नहीं समझते हैं. टर्मिनोलॉजी
अगर आप चले जाए आर्मी मीटिंग में, पूछें विथ whom दे आर मोर कन्वर्सेंट। जब बैटल टैक्टिक्स की बात होने लगती है, जब हम लोग सैट एक्सरसाइज वगैरह में या जो पहले हम लोग जो फील्ड एक्सरसाइज वगैरह करते थे, है कि नहीं, अब एक सीनियर कोई चीज़ कह रहा है तो आपको बड़ा कायदे और हिसाब से चीज़ों को प्लेस करना होता है। आप इक्वल फुटिंग पे उनसे आर्गू नहीं कर पाते हैं। तो अब बहुत संभल के, बहुत तरीके से कि साहब अनप्लीजिंग नहीं लगे, डिसप्लीजिंग नहीं लगे, इसमें आप अपनी करेक्ट बातों को भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप अंदर से सफोकेटेड फील करते हैं। फिर तीसरा क्या असर पड़ता है कि आपकी रेस्पेक्ट लॉस होती है टुवर्ड्स योर सीनियर, कि हमको वो एक वैसा आदमी आदेश दे रहा है जिसको खुद नहीं जानकारी है और जानकारी नहीं है, और उसके बाद से ही इज बिकमिंग ए सर्टेन बिकॉज ही इज ट्राइंग टू एनालाइज द थिंग्स। वो अपने लॉजिक एंड रीजनिंग से है। अब लॉजिक एंड रीजनिंग को आप एक लिमिट तक कायदे से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट बियॉन्ड ए पॉइंट आप प्रेफर करते हैं वाई टू एनवाई ही। सो आप उसको म्यूटली एंड साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सीधे ऊपर के लेवल पे आने पे निस्संदेह हम चूंकि एज एडिशनल डीजी रिटायर हुए हैं, तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल आईजीज ऑल्सो जो वहाँ पुलिस सर्विस से आए थे, एंड आई न्यू देयर लिमिटेशंस ऑल्सो। अच्छा, अब वो कई चीज़ों को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको लगता है साहब आई हैव कम अप विथ ए न्यू कॉन्सेप्ट। वैसे चीज़ में डीजी भी लगते हैं, उनको भी बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, हाँ ये तो बहुत अच्छा काम किया, अरे जबकि वो पिछले 25 साल से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको कहें साहब पिछले 25 साल से हम कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि यू आर ट्राइंग टू बिलिटिल हिज अचीवमेंट्स। इसलिए knowing the fact कि what you are studying is not something a new concept, but this is an older and we have been doing it for the past 15 years. Since I was an additional DG, तो I was in a position to direct the IG, अच्छा ओके आप इसको कर रहे हो, खुशी की बात है, लेकिन आप थोड़ा हमसे भी गाइडेंस ले लो, और these papers are already lying there, ये पहले से बने हुए हैं, you further improve it upon। तो मेरा ये कहना था कि जिस चीज़ का आपको एक्सपर्टाइज नहीं, यहाँ के जो ऑफिसर हैं इस फोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेंड किए गए, उसके बाद उसी नेचर के काम को उन्होंने ऑल थ्रू द लाइफ किया, उनका अपना भी रिसर्च और अपना भी एक्सपीरियंस रहा। जो आदमी एकदम इंटायरली डिफरेंट फील्ड से आएगा, उनको इन चीज़ों की जानकारी उतना जल्दी नहीं हो पाएगी, कहाँ से होंगी। अगर आना ही है ऊपर लेवल में, देखिए मैं यहाँ का आज फोकस दूसरा था, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, और शायद मैं जो बोलूँ ये CAPF ऑफिसरों को भी पसंद ना हो, कि अगर आपको लाना ही है तो जैसे हमारे पुरानी लीडरशिप थी, जैसे BSF के DK आर्या साहब थे, DG थे, ITBP के DG भी रहे, दे हैव सर्व्ड एज ए डिप्टी कमांडेंट इन द फोर्स। तो उन्होंने अपने पैदल पैरों से एक एक टेरेन को, ज्योग्राफी को अपने लाइफ टाइम में कभी न कभी देखा था। यू नीड नॉट टू बी देयर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, बट एटलीस्ट एक्वेंटेंस के लिए एक बार आपको जाना चाहिए। तो जो हमारी पुरानी लीडरशिप जो DGs की शुरू में आई थी, उनको ये मालूम था, वो जानते थे, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ थे, तो उनके डिसीजन सही होते थे। बीच में ये जो बिल्कुल गैप हो गया एंड स्ट्रेट वे कमिंग एट द रैंक ऑफ द IGs एट द सीनियर लेवल, ये उस चीज़ से इनको वाकिफ होने में समय लग जाएगा। और वाकिफ भी कैसे होंगे, उसके लिए यू हैव टू टेक द पेन्स, यू हैव टू ट्रैवल ऑन द फुट। आपको पेट्रोल जब तक करेंगे नहीं, तब तक पेट्रोल्स की पीड़ा क्या है ये आप जानेंगे नहीं। ठीक है, कुछ ऑफिसर्स उसमें ऐसे हैं जो कि ये पीड़ा लेते हैं, कई ऑफिसर्स हैं जो कि हम CAPF के ऑफिसर से अच्छे भी हैं, जिसको कहने में कोई संदेह नहीं है कि नहीं। कई ऑफिसर्स जो कि बहुत अच्छे हैं, फिजिकली फिट भी हैं, अपने ट्रूप्स के साथ रहते भी हैं, BOPs पे भी रहते हैं, जाते भी हैं, बट नंबर ऑफ सच ऑफिसर्स आर ए बिट स्मॉल, बहुत छोटे, जो उस स्पिरिट वाले ऑफिसर्स हैं। और जो वैसे हैं वो दे आर गुड एंड दे आर वेल रेस्पेक्टेड बाय द ट्रूप्स आल्सो एंड आल्सो बाय द CAPF ऑफिसर्स आल्सो, और उनको वो नर्व्स भी मालूम होता है। HR सिंह सर, मेरा आपसे सर एक बहुत सिंपल सा सवाल है सर, कि जब हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स टॉप टू डाउन का सबका आता है कि वहाँ पे हम CAPF को मतलब उससे अच्छा कोई नहीं है, बट जब वो पॉलिसी मेकिंग और फाइल पे जब हम बात करते हैं तो वही कॉन्फिडेंस एकदम से कम कैसे हो जाता है सर? उसका कारण ये है कि रेड टेपिज्म और समय नहीं है इन फोर्सेस को मैनेज करने के लिए। जैसे मैंने बताया, गृह मंत्रालय में जितने भी लोग हैं, चाहे होम सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी होम हो, जॉइंट सेक्रेटरी पुलिस हो, डायरेक्टर पुलिस हो, हम लोग इन सबसे मिल चुके हैं। सर मैं आपको बताऊं,
3 फरवरी 2021 को हम लोग होम सेक्रेटरी से मिले, जो अजय भल्ला जी थे। उन्होंने बहुत सवाल पूछे कि और बताओ। हमने कहा साहब ये 2-3 इशू कर दो तो बहुत है। तो एक इशू था, हमने मांग की कि जैसे आर्मी में 7 दिसंबर को आर्मी फ्लैग डे फंड होता है, उसके लिए सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, CAPF वाले भी करते हैं, आम पब्लिक भी करती है, और उस फंड का इस्तेमाल जो नॉन पेंशनर्स हैं, डिसेबल्ड हैं, विडोज हैं, उनके वेलफेयर के लिए किया जाता है। बच्चों की एजुकेशन के लिए भी किसी को ग्रांट देनी हो, बच्चों की शादी के लिए, वो सब चीज़ों के लिए है। तो हमने कहा साहब 21 अक्टूबर को जो पुलिस स्मृति दिवस है, या 31 अक्टूबर को जो सरदार पटेल जी का जन्मदिन है, इस पे एक CAPF फ्लैग डे फंड भी कर दिया जाए। उस जरा सी चीज़ के लिए सारे DGs को चिट्ठी लिखी गई, और अल्टीमेटली ये जवाब दिया कि साहब ये तो सबका अलग अलग झंडा है, सब आप अपना रेजिंग डे बनाते हैं, तो इसकी क्या जरूरत है। और वो फिर वो इशू क्लोज हो गया, समझ ही नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वो सरकार पॉलिसी बनाना चाहती है, इनको रिकॉग्नाइज करना चाहती है, पर उनको फुर्सत ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सेपरेट डिपार्टमेंट CAPF डिपार्टमेंट होना चाहिए। अभी जैसे बहुत दिनों से एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारी एक एसोसिएशन भी है, अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको मैं ऐड करता हूँ। हम पिछले काफ़ी सालों से ये कह रहे हैं कि कम से कम जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड है, सोल्जर बोर्ड है, हर राज्य में है, हर जिले में है, उसी तर्ज पे क्यों नहीं अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड, और खासकर उन राज्यों में जहाँ से इनका बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, जितने भी उत्तरी भारत के राज्य हैं, उन सब में घर घर से पैरामिलिट्री में जवान हैं। अब जब हम जाते हैं, जैसे हरियाणा में उन्होंने क्या किया, नाम पट्टी चेंज कर दी कि सैनिक ओब्लिक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड। तो हमारे लोग जब जाते हैं बोले साहब आपका तो डाटा ही नहीं है, और वहाँ पे एक एक जिले में 30-30 लोग बैठे हुए रिटायर्ड, एक कर्नल बैठा हुआ है, कैप्टन बैठा हुआ है, सूबेदार बैठा हुआ है, ड्राइवर है, हवलदार है। तो हमने कहा 50% भागीदारी उसमें हमारे CAPF की होनी चाहिए, और उनका भी डाटा होना चाहिए, जिससे जो उनके जो ग्रीवांस है, जो पेंशन संबंधी है, रिहेबिलिटेशन संबंधी है, वो सारी चीज़ पे उस पर टाइमली एक्शन हो सके। तो ये चीज़ हमने बहुत बार हर लेवल पे कही, मुख्यमंत्री से भी कही, गृह मंत्री से भी कही, नित्यानंद राय जी से 5 बार मुलाकात हुई। तो इसमें बहुत टाइम लग रहा है, रेड टेपेज में है। जो प्राथमिकता इनके इशू को और मुद्दों को मिलनी चाहिए, उसके लिए एक मेरा तो ये मानना, जो हर साल DGs कॉन्फ्रेंस होती है, उसकी प्रोसीडिंग्स ड्रा हो जाती है, मिनट्स बन जाते हैं और वो घूम जाते हैं। क्यों नहीं सारे स्टेक होल्डर आमने सामने टेबल पे बैठ के जो भी इनके मुद्दे हैं उन पे चर्चा की जाए, ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाए, और अगर कोई ऐसा कठिन मुद्दा है तो 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, एक निर्धारित समय सीमा में उसका हल किया जाए। तो तब हमें पता चला कि सिस्टम और सरकार इनके मुद्दों के प्रति सीरियस है और ज्वलंत है। तो ये जो एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए प्रशासन की, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ये नहीं होने पे जब ये इतना समय लग जाता है, असली प्रशासन वो जो समयबद्ध सीमा में जो भी पॉइंट आते हैं जवानों के, उसका हल हो। पहले क्या होता था, आपको भी मालूम होगा, मेरे साथियों को भी मालूम होगा, एक सैनिक सम्मेलन सिस्टम होता जिसको दरबार कहते थे। हर कमांडर का, कंपनी कमांडर हो, कमांडेंट हो, DIG, कोई भी विजिटिंग ऑफिसर आता था, तो सैनिक सम्मेलन होता था। आज भी होता है सर? आज भी होता है। लेकिन हमारे ज़माने में क्या होता था, ऑन द स्पॉट जवान ने इशू रेज किया। मुझे याद है एक बार मैं रात को 10 बजे के नक्सल इलाके में छत्तीसगढ़ में था, रात के 10 बज गए थे, लोग घबराए हुए थे कि साहब रास्ते बंद किए, पेड़ काट के रखा हुआ है। हमारे एक जवान ने कहा साहब मेरी पत्नी कैंसर ग्रस्त है, मुझे 1 साल के लिए भुवनेश्वर पोस्टिंग दी जाए। मैं उसी टाइम वहीं ऑर्डर टाइप किया, स्टेनो साथ था, उसी टाइम दे दिया। तो उससे लोगों का मोरल इतना बढ़ जाता है कि आप तत्काल जो भी समस्या उसको ऑन द स्पॉट हल करो। अच्छा, आजकल क्या कहते हैं, अच्छा इसकी मदर मर गई, छुट्टी मांग रहा है, इंक्वायरी करो, झूठ बोल रहा है। तो लोग टेलीग्राम में, मैं कहता हूँ अगर झूठ भी बोल रहा है जवान, अगर उसको छुट्टी चाहिए टाइम पे, तो कौन सा आसमान गिर जाएगा। जो ज्वलंत समस्या है जिससे जवानों को झूठ ना बोलना पड़े, तो उसका तत्काल हल होना चाहिए। और वो सैनिक सम्मेलन सिस्टम इसीलिए था जिससे लोगों की छोटी मोटी समस्याएं ऑन द स्पॉट हल हो जाए। आजकल क्या है, वो एक प्रोसीडिंग बन जाती है, सब सम्मेलन लिया, किसका मुद्दा पहले ही चुप कर दिया जाता है, और अगर कोई पॉइंट देता है तो सालों लग जाते हैं, सब ऊपर भेजा हुआ है और ऊपर से जवाब आता ही नहीं। तो ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है जिसको मैं कहूँगा। और इन सब चीज़ों को स्टेक होल्डर से मिलके, मैं तो कहता हूँ गृह मंत्री आए, सारे MHA के ऑफिसर आए, हमारे भी सारे लोग बैठे और ऑन द टेबल डिस्कशन हो कि साहब ये समस्या बताओ क्या हो सकता है, और आपसे सुझाव हुआ कि उसको अच्छी तरह से उसको तोल के एनालाइज करके तब उस पर निर्णय ले। मैं कहता हूँ मैक्सिमम 3 महीने की सीमा रख दो
पर 3 महीने से ज़्यादा कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे हम लोग उसका निर्णय नहीं दे सकते? बिल्कुल फैक्ट है सर। और मेरा सर एक और चीज़ मानना है सर कि जो नाम होता है सर, नाम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नाम से आपकी स्टेट ऑफ माइंड का भी आइडिया लग जाता है क्या है। तो ये जो टर्म है पैरामिलिट्री, ये पैरामिलिट्री टर्म जो कि हमारी स्टडी है, हमने अपने स्टडी से पता किया है कि बिफोर 2004 इनको पैरामिलिट्री या इस सब से इंगित किया जाता था, बट आफ्टर 2004 इस नाम को चेंज करने के लिए, ताकि वो लोगों में माइंडसेट चेंज हो, इसको रिकग्नाइज करे, इसको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस बल बोला गया, CAPF। तो उस नाम को भी जस्टिफाई किया, मतलब कोशिश की सरकार ने कि हाँ नाम से भी माइंडसेट चेंज हो। तो जैसा कि एकदम सही बताया सर आपने कि इससे इतने सारे लैकुनाज अलग अलग लेवल पे आ जाएंगे इस बिल से कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें मेरा एक प्रैक्टिकल सुझाव भी है। सर। जैसे आपने कहा कि कैरियर एस्पिरेशन की बात थी, अब कैडर रिव्यू के लिए बोला कि 6 महीने के अंदर कैडर रिव्यू किया जाए। उसमें 33 पोस्ट एडिशनल डीजी की स्वीकृत की है। सर। अभी चौधरी साहब ने जो एग्जाम्पल दिया कि इतनी पोस्ट डीजी की और एडीजी की बनती है, जिसके अगेंस्ट 164 पोस्ट लिए है, तो हमारे कैडर की कितनी बनती है? एक जो आइडियल कैडर स्ट्रक्चर है, जो मोनोग्राफ के हिसाब से जो ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का जो कैडर स्ट्रक्चर जो पिरामिड है, उसमें 3% पोस्ट हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की होनी चाहिए, HAG ग्रेड, जिसमें डीजी, एडीजी, स्पेशल डीजी और डीजी आते हैं। BSF की 76 अगर निकल के आती है मोनोग्राम के हिसाब से, BSF की मोनोग्राफ के हिसाब से 76 आती है, पोस्ट आती है। तो पूरी CAPF के आप 12,500 ऑफिसर हैं, उसमें आप IG देख लो SAG ग्रेड में कितने हैं, उसका अगर हम 3% लें तो कितनी पोस्ट आएगी? और मैं जो चौधरी साहब कह रहे थे कि हमें ADG की पोस्ट की जरूरत है, क्यों नहीं है? ये हायर लेवल पे पूरा होना चाहिए। और अगर कोऑर्डिनेशन के लिए या इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए या किसी और कारण के लिए उनकी ज़रूरत है तो उसको एक्स कैडर पोस्ट पे लाया जाए, DG कोऑर्डिनेशन आ जाए, IG कोऑर्डिनेशन आ जाए, जो जो संवेदनशील राज्य हैं उसमें वो पोस्ट क्रिएट कर दी जाए। और अगर उनके 50 आदमी हमारे CAPF में डेपुटेशन पे आते हैं, रिवर्स तो हमारे भी उतने लोग डेपुटेशन पे राज्यों में जाएं, अगर हेल्दी कोऑर्डिनेशन है। और जहाँ तक इंटेलिजेंस शेयरिंग का सवाल है, आजकल वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसी मशीनें आ गई हैं कि ऑन टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है। जब मैं DIG ऑपरेशंस था तो मुझे मालूम, मेरे ऑफिस में मशीन लगी हुई थी और तुरंत वो प्रिंट आउट निकलते रहते थे। कोई इनपुट IB को आई, कोई NDFS, जिस भी संस्था को कोई इनपुट आती थी, सारे राज्यों से वो तुरंत ऑन टाइम हमें मिल जाती थी और हम उसको ऑपरेशनल है कि नहीं, एक्शनेबल है कि नहीं, तुरंत उसको कन्वे करते थे फील्ड में। तो ये कई बार क्या है कि इस कम्युनिकेशन गैप से, जो बताया ना चौधरी साहब ने कि साहब वो टेरेन से वाकिफ़ नहीं होते, हमारी वर्क इथोस से। छत्तीसगढ़ में जो 6 अप्रैल 2010 में हमारे 76 जवान दांतेवाड़ा में मारे गए, वो एक बहुत दुखद घटना है। और उसमें उसका अगर एनालिसिस किया जाए, इंक्वायरी हो गई, उसमें एक राम मोहन कमीशन बैठा, उसने काफ़ी सुझाव दिए, बहुत बातें हुई, लेकिन उसमें हमारे जो कैडर ऑफिसर थे, कमांडेंट, DIG, IG, इवन जो मौके पे भी थे, दूर तक उससे लिंक नहीं थे, उनके सबके खिलाफ इंक्वायरी हुई। और जो असली ऑफिसर थे, जो आज DG JND के हैं, नलिन प्रभात जी, जिन्होंने ऑर्डर दिया कि 72 घंटे लोग बाहर रहेंगे, जिसकी वजह से वो घटना हुई, उनका कोई वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मुझे किसी के खिलाफ नहीं है, हम ये कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। जैसे चौधरी साहब ने बोला, बहुत अच्छे IPS ऑफिसर हैं जो अच्छा काम करते हैं, और आना जाने से हमें कोई, बल्कि अच्छा ही है कि IPS ऑफिसर हमारे यहाँ आए तो हमारे लोग भी उतने बाहर जाएँ। पर वो एक व्यावहारिकता होनी चाहिए और एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, उसकी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि आप आके पैराशूटेड लीडरशिप की और इस प्रकार की घटना हो जाए। ऐसी पुलवामा की घटना हुई, कितनी शहादत हुई, मतलब इतने इंसिडेंट्स हैं, और उनका सही मायनों में सही इंक्वायरी तो होती नहीं है, क्योंकि फॉर्मली वो सब चीज़ कागजों में हो जाती है। अब जितने भी इंक्वायरी को देखो, लोग सही वो बयान नहीं देते, तो मैनेज कर लिया जाता है। अगर सही सच्चाई को देखा जाए तो एक हार्ट सर्चिंग होनी चाहिए और सही चीज़ बोले, भाई बताओ इसमें आगे क्या कर सकते हैं, तो वो फिर मुझे लगता है कि एक व्यावहारिक उसका जो हल निकल के आएगा, जो राष्ट्र हित में भी होगा और इन CAPF के जवानों के अधिकारों के हित में भी होगा। बिल्कुल। एक बात इसमें ऐड कर जाता हूँ विद परमिशन। जहाँ आपने कोऑर्डिनेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की है, जो ये रीजन्स, जो ये ग्राउंड साइटेड किए जा रहे हैं, इट्स टोटली आई वॉश। आसाम राइफल में कौन कोऑर्डिनेशन कर रहा है? कोस्ट गार्ड में कौन कोऑर्डिनेशन कर रहा है? हम लोगों को तो इंडक्शन ट्रेनिंग जो थी, हम लोग तो आर्मी के साथ में रहे हैं वहाँ पर, हैं? हम लोगों को तो जो ट्रेनिंग है उसी पैटर्न पे हुई है। ये किस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं? मुझे आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। अगर ये कोऑर्डिनेशन जो
इनके पॉलिटिकल बॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो तो उस बारे में हम लोग ये जो सीएपीएफ के अफसर्स हैं वो कोऑर्डिनेशन ना करते हैं, ना करना चाहिए, ना करेंगे, क्योंकि हम ना तो किसी को सत्ता में ला सकते हैं, ना किसी को सत्ता से निकाल सकते हैं। रही बात, एक और बात चल रही थी स्टेग्नेशन वाली की बात में, सर ने कहा अजय विक्रम सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई थी कारगिल इंसिडेंट के बाद में, जिसमें ये बिल्कुल कहा गया कि ये जरूरी है, क्योंकि फोर्स के अंदर ऑफिसर ओरिएंटेड फोर्स है, ऑफिसर फ्रंट से लीड करे तो ऑफिसर्स को यंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने कमांडेंट कर्नल जो आते हैं उसकी एज के लिए उसके प्रमोशन ने बना दिए। आज 55 साल की उम्र का अगर हमारा कमांडेंट बनेगा तो क्या वो लीड करेगा फ्रंट से, क्या पर्सनल एग्जाम्पल सेट करेगा। थैंक यू। और अल्टीमेटली जो है इसमें मुझे वो जो कैरियर की मैं बात कर रहा था, कैडर रिव्यू का मैंने कहा था कि कैडर रिव्यू करके 33 पोस्ट एडिशनल डीजी की बना दी, उसमें एक पोस्ट अगर हमें मिल जाएगी सीएपीएफ को, तो मेरा ये कहना है कि अगर व्यवहारिक रुख अपनाया जाए तो जितने भी हमारे डीआईजीज हैं और आईजीज हैं फील्ड में, मान लिया 43 ग्रुप सेंटर हैं, उसमें 43 डीआईजीज हैं, वो सब आईजी की तनख्वाह ले रहे हैं, तो क्यों ना उनको आईजी अपग्रेड कर दिया जाए। जितने भी आईजी हमारे सेक्टर में या फ्रंटियर में या बाकी जो हेडक्वार्टर सेक्टर हेडक्वार्टर में, उनको सबको एडीजी बना दिया जाए। वो ऑलरेडी तनख्वाह एडीजी की और डीजी की ले रहे हैं, इसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, विल पावर की जरूरत है, और इंटेंशन, और जो स्टेक होल्डर जो लोग इसका दंश वो झेल रहे हैं उनसे अगर सलाह की जाए, इसका व्यवहारिक सोल्यूशन है। कुछ भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं, कोई एक्स्ट्रा बजट की जरूरत नहीं है, सारे आईजीज को एडीजी बना दो और सारे डीआईजीज को आईजी बना दो। देखो इससे बढ़िया कैडर रिव्यू क्या होता है, और कोई एक पैसा खर्च नहीं होगा, और एकदम पूरी चेन रिएक्शन में नीचे के लोग कैसे ऊपर जाएंगे। यानी एक चीज़ और बहुत अच्छा निकल के आया कि कोऑर्डिनेशन में, भाई जैसे हम आर्मी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जितने परसेंटेज में वो वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से कुछ ऑफिसरों को बाहर पुलिस में भी थोड़े दिन के लिए आप जाने दीजिए ऑन डेपुटेशन, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के लिए स्टेट पुलिस में भी आप ऑन डेपुटेशन जाने दीजिए। इससे क्या है, और इससे हम देखिए, अब चूंकि अभी हम लोग बिल पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बिल से हटके नेशनल इंटरेस्ट की भी चर्चा कर रहे हैं कि साहब नेशनल इंटरेस्ट में क्या बेहतर है। करियर प्रोग्रेशन एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज वन एस्पेक्ट, एंड व्हाट इज गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हम लोग इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वी शुड थिंक ऑफ फर्स्ट, देन की इंडिविजुअल करियर प्रोग्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स और कार्डर ऑफिसर्स। तो देखिए, हम तो इसी बात की आर्गुमेंट देते हैं कि उनको भी इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए आप इनिशियल स्टेज से आने दीजिए। जैसे हमने कहा कि पुराने जैसे डीके आर्या साहब वगैरह थे, डीके में एज डिप्टी कमांडेंट और फील्ड से वाकिफ थे, और इनका भी करियर प्रोग्रेशन को इंश्योर करने के लिए इनको भी यहाँ से थोड़े दिन के लिए स्टेट पुलिस में जाने दीजिए। इससे इनका कोऑर्डिनेशन भी जो है सो हेल्दी हो जाएगा, वर्क सेटअप और कल्चर से भी वाकिफ हो जाएंगे। तो मेरा ये एक सुझाव है कि ये बोथ वे बने, इससे दोनों ऑर्गेनाइजेशन इनरिच होगी। जो पुलिस ऑफिसर जिनको बाद में कल को जाकर के ऑर्गेनाइजेशन को हेड करना है, उनको भी ग्राउंड लेवल का जानकारी रहेगा, और जो हमारे ऑफिसर बाहर गए वो कोऑर्डिनेशन अपने साथ पुलिस के साथ, पुलिस की फंक्शनिंग को भी जानेंगे और कोऑर्डिनेशन भी उनको असिस्ट करेगा। सर, इसमें एक और सवाल मेरा आता है, अभी हमने कोऑर्डिनेशन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो एज पर द करंट बिल जो अभी प्रपोज्ड जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से 50% एट आईजी लेवल एंड 67% एट एडीजी लेवल। तो इस लेवल पे आईपीएस की डेपुटेशन यहाँ पे है। तो अगर हम इसको ऑपरेशनली हम बात करें, क्योंकि जैसे गलवान इंसिडेंट हुआ या डोकलाम स्टैंड ऑफ हमारा हुआ था, ऐसे और भी इंसिडेंट्स अलग अलग बॉर्डर पे, अलग अलग थिएटर में, अलग अलग टाइम पे हुए। तो ऐसे टाइम पर क्या ये रोटेशनल लीडरशिप जो ऊपर के लेवल पे जो बाहर से आ रहे हैं, सर के टर्म्स में अगर हम बात करें तो पैराशूट लीडरशिप जो बाहर से आ रही है, क्या इसके कुछ डीमेरिट्स हो सकते हैं ऑपरेशनली? देखिए, मैंने पहले बताया कि टरेन जानना सबसे बड़ी चीज़ है। आपके पास वेपनरी क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी सर इसमें क्या एक मेजर रोल होती है, हो सकती है अकाउंटेबिलिटी गैप, डिसीजन गैप, और मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाउ कैन यू टेक ए डिसीजन व्हेन यू डू नॉट नो द टरेन, व्हेन यू डू नॉट नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर वेपन्स, व्हेन यू डू नॉट नो कि आपके लोग किस तरीके से ट्रेंड हुए हैं,
व्हेन यू डू नॉट नो कि आपके लोगों के माइंडसेट क्या है। सर अगर आप माइंडसेट की बात कर लें, एक सिंपल सा लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग सिचुएशन ही आप ले लीजिए, आप पाएंगे सीआरपीएफ हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन, बीएसएफ हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन लॉ ऑर्डर एंड आईटीबी हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन द लॉ ऑर्डर विल बी डिफरेंट। सर है कि नहीं है? सीआरपीएफ जितना डिग्री ऑफ रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेगी, शायद हम आईटीबीपी नहीं करेंगे। ठीक है, हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, बट दे आर डूइंग इट डेली। उस सिचुएशन से वो वाकिफ हैं, सिचुएशन कैसे क्या डेवलप करेगी इस चीज़ को वो एनालाइज कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस नेचर का आदमी ड्यूटी करता है, उस ड्यूटी में वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, वो ट्रेंड हो जाता है। आपका जो सवाल था कि साहब ऑपरेशनल डिसीजन डिफिकल्टीज आएंगी, यू डू नॉट नो द टेरेन, यू डू नॉट नो द माइंडसेट ऑफ पीपल, यू डू नॉट नो द वेपनरी, यू डू नॉट नो द एयरक्राफ्ट, यू डू नॉट नो द मिलिट्री टर्मिनोलॉजी, है कि नहीं है? और जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, उन चीज़ों को आप समझते नहीं हैं, आप डिसीजंस कैसे ठीक ले सकते हैं? सर वो गैप होने की संभावना हमेशा बनी हुई है। इसलिए मैंने प्रपोज किया कि अगर आईपीएस इन्फ्लो होता है तो सीएपीएफ का भी ऑफिसर्स का भी आउटफ्लो होना चाहिए। हाँ, रिवर्स डेपुटेशन। हाँ, रिवर्स डेपुटेशन होना चाहिए। उधर भी कर दिया, बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन विद इन इटसेल्फ। और फिर तब ये बोल भी नहीं सकेंगे साहब कि उनको सिस्टम और सेटअप से वो वाकिफ नहीं है। ठीक है, दे विल ब्रिंग द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, दैट विल बी अ वेलकम स्टेप। बिल्कुल सर, अच्छा, बिल्कुल इसमें fact है, जो सर। चौधरी साहब ने बोला है 2.5% पोस्ट हर राज्यों में एक्स कैडर पोस्ट रिजर्व है। बहुत कम लोग उस पर जाते हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। सर अब राजस्थान पुलिस में हमारे कई अफसर गए, उस 2.5% कोटे के अगेंस्ट गए। और जिस राज्य में सीएपीएफ के अधिकारी डेपुटेशन पे गए, जैसे पंजाब में गए, जेएंडके में गए, इवन मिजोरम में गए काफ़ी लोग, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। उन्हीं के बलबूते पे पंजाब में टेररिज्म लड़ा गया। और आप ये देखो, जहाँ जहाँ भी सीएपीएफ के लोगों ने काम किया, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी डेपुटेशन पे गए, उनका बिल्कुल एक्सीलेंट प्रोफाइल है। सर उसका तो बहुत जीता जाता एग्जांपल एसपीजी है सर। एसपीजी है, एनएसजी है, एसपीजी SDG में है। मैक्सिम जो मैक्सिम क्या इनफैक्ट सारे ही सीएपीएफ के ही ऑफिसर्स और प्रोफेशनल्स हैं मैक्सिम एसपीजी में। सर नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चौधरी सर कि इस बिल को लाने में सरकार का एक तर्क है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को स्मूथ करना, उसको स्ट्रेंथन अप करना। तो क्या बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर डिफेंस, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश या इंडिया नेपाल और म्यांमार बॉर्डर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मेन एस्पेक्ट है जो कि गवर्नमेंट को देखना होता है। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने के लिए उसमें फेडरल कैरेक्टर इन यूनिटरी डोमिनेंस उसको मेंटेन करके रखने के लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या देश के बॉर्डर जो है वो सिक्योर करना और इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो इसमें आप क्योंकि बीएसएफ से हैं, यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन बीएसएफ, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सरकार के स्तर को आप कैसे देखना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले आपको फोर्स के रोल एंड टास्क देखने होते हैं, उसका एम जो प्राइमरी एम है वो देखना होता है। हमें बॉर्डर मैनेजमेंट हमारी प्राइम ड्यूटी है, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी प्राइम ड्यूटी है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन हमारी प्राइम ड्यूटी है। कोऑर्डिनेशन वाला एस्पेक्ट जो आता है ये सब्सिडरी वाली चीज़ होती है। और लीगली अगर बात की जाए और मान भी लिया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि आपकी इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो भी इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को सुपरसीड नहीं कर सकती। एज पर आर्टिकल 141 ये बाइंडिंग है सरकार के ऊपर, सभी कोर्ट के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका आप पालन करें। आपको पता है विगत में, पास्ट में इंदिरा गांधी का इलेक्शन 74 में जो कि निरस्त कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में भी वो नहीं टिक पाए, तो उन्होंने एक बिल लेके यही सेम टाइप का बिल लाके इंट्रोड्यूस किया था और कहा था कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर है तो उसके इलेक्शन को आप कहीं चैलेंज ही नहीं कर सकते। ऐसी कई सारी लेकुना है। शाहबानो 2 के अंदर भी ये चीज़ है। एक तरफ प्रेजेंट गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का विरोध करती रही है, तो ये लीगली भी सस्टेनेबल है, क्योंकि ये इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी का सब्जेक्ट है, ये सब चैलेंजेबल भी है। और मैंने फिर से कहा आपको, जो हमारी एम है, जो जिस चीज़ के लिए फोर्स बनी हुई है,
वो बॉर्डर मैनेजमेंट है। सर जो हमें थ्रेट है, चाहे वो आउटसाइड से हो चाहे इंटरनल थ्रेट हो, वो हम लोगों को एड्रेस करना पहले है। ठीक है, छोटे छोटे फैक्टर हैं, कोऑर्डिनेशन हुआ, इंटेलिजेंस शेयर, ये इनकी अपनी अहम है, पर ऐसा नहीं है कि हमारे अफसर उसमें कहीं पीछे रहते हैं। फैक्ट है सर। एंड नाउ अब हम बात करते हैं प्रमोशन एंड इक्विटी की सर। नहीं, उससे पहले मैं छोटा सा इंटरप्शन है कि उसमें ये देखिए, अगर सरकार बिल ला भी रही है तो बिल की थॉरो स्टडी हो, तो इसके लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास सरकार इस बिल को भेज दे या अपने सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दे, और वहाँ पे तो सारे पॉलिटिशियंस बैठे हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो CAPF के ऑफिसर्स भी हैं, इनको भी डायरेक्टली सुने, और सुनने के बाद जैसा निर्णय लगे वैसा सरकार ले। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने में ही सब पक्ष रख दिए गए हैं, और सब पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। स्टिल अगर उसके बाद भी है तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास कम से कम एक बार CAPF ऑफिसर्स को भी सुनने का एक मौका लग जाएगा, एंड दैट विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी कहा है कि इनको सुनने का मौका दिया जाए। हर चीज में क्या, एक हाथ इनका इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए है, दूसरा हाथ कंटेम्प्ट पिटीशन जो फाइल हो रखी है वहाँ पर कह रहे थे हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि हमें इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन की जरूरत है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इसमें लग रहा है। तो अब मुझे नहीं पता है कौन सा वर्जन का सही है, बट दिस इज फैक्ट, दे आर हेल बेंट अपॉन टू इंट्रोड्यूस द बिल। वो लोग लेके आएंगे, उन्होंने कुछ नहीं सुनना है, और कॉन्सिक्वेंसेस जो होगी वो हमारे पास में अल्टीमेटली जो रास्ता बचता है वो ये है कि हम लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाएं, फिर से अपने जूते घिसें, और वी आर स्क्वायर बैक टू स्क्वायर वन ओनली। ये फैक्ट है सर, और एकदम सही कहा आपने कि अभी बिल पेश हुआ है तो पास तो होगा ही होगा सर। एंड सर नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम HR सिंह सर, जैसा कि हम अभी क्लियर देख पा रहे हैं कि जो CAPF और उनके काउंटर पार्ट्स जो बाकी OGAS हैं, तो उनमें जो ऑफिसर जो प्रमोट हो रहा है, इट विल टेक अराउंड ही विल टेक अराउंड 14 to 17 years टू बिकम एन IG और DIG सर। DIG रैंक तक 17 years में वो पहुंच जाते हैं, और कुछ तो IG भी बन जाते हैं सर। वही सेम चीज़ हमारा CAPF का ऑफिसर्स 34 to 38 years ऑफ एज में जाके बन रहा है, वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या लास्ट अपने फैक्ट टाइम में अपना वो वहाँ पे बनता है। इसके अलावा अगर हम डेटा देखते हैं तो जो इम्प्लीकेशंस है, तो उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस में करीबन 50 से 80 हज़ार रुपए का फर्क उसमें आ जाता है तुरंत। ठीक है, तो इससे आप पूरे इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम को आप कैसे कैसे ये हैम्पर करेगा? ये एक तरीके से जो CAPF है उनके प्रति एक हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है। कुल मिला के 62 ऑर्गेनाइज सर्विस है, उसमें सिर्फ ये 5 CAPF को छोड़ के बाकी सब ऑर्गेनाइज सब में टाइमली प्रमोशन है। तो उसमें जो दिया हुआ जो टाइम पीरियड मुकर्रर किया है हर लेवल के लिए, उसके अनुसार प्रमोशन होता है। कुछ 6 महीने 1 आध साल डिले होता है, अदरवाइज बिल्कुल टाइम बाउंड प्रमोशन है। और हमारे यहाँ इसलिए नहीं होता कि उन्होंने कई शर्तें लगाई हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है कि इनके रिक्रूटमेंट रूल या सर्विस रूल को अमेंड किया जाए विदिन 6 months। अब उसमें क्या है, प्री प्रमोशन कोर्स की कंडीशन डाली हुई है, रिटेंशन पीरियड दिया हुआ है, रेजिडेंसी पीरियड की हर रैंक पर। अब जैसे कई लोग ADG इसलिए नहीं बन पाए कि उनकी IG रैंक में 3 साल की सर्विस नहीं है, जबकि ये शर्त बाकी सर्विसेज में नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया DOPT के मोनोग्राफ में 1986 से ये CAPF ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस है, तो वो दर्जा देने में क्या दिक्कत है? जब 57 सर्विसेज को दिया हुआ है तो ये 5 सर्विसेज को क्यों एक्सक्लूड किया जाए? तो ये जो है एक बहुत ही एक रेलिवेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही अर्जेंसी के साथ इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। इन सभी फोर्सेज में भी रिक्रूटमेंट रूल और ये सर्विस रूल अमेंड करके, जैसे बाकी 57 सर्विसेज ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनमें प्रमोशन टाइम बाउंड है, उसी तरीके से इनमें प्रमोशन टाइम बाउंड होना चाहिए। और उसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टाइम बाउंड अभी भी जितने हमारे DIG IG की तनख्वाह ले रहे हैं, जितने IG वो ADG की तनख्वाह ले रहे हैं, तो सीनियरिटी शुड मैटर। और अगर सिर्फ 2 कारणों से उसको रोका जा सकता है प्रमोशन पे, या तो इंसैनिटी हो, आदमी पागल हो जाए, या इनएफिशिएंसी हो कि वो काम करने लायक ना रहे, डिसेबल हो जाए। इन 2 चीज़ों को रोके, ऐसा तीसरा कौन सा कारण है जो आदमी को समयबद्ध प्रमोशन नहीं मिलता? इसलिए जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इसलिए है कि गृह मंत्रालय जो हमारी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको फुर्सत ही नहीं है।
अब ऑल इंडिया सर्विसेज है जो उनका तो एक समयबद्ध चीज़ है, ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन हमें कोई देखने वाला नहीं है। तो इनको भी दोनों कैडर का ग्रोथ, कैरियर प्रोग्रेशन एक जैसा होना चाहिए। एक आध साल का फर्क, अब जैसे उसने कहा था कि साहब एक IAS ऑफ जस्ट 6 पे कमीशन में रिकमेंडेशन थी NFFU की, नॉन फाइनेंशियल फंक्शनल अपग्रेडेशन, तो उसमें पैसा मिल जाता है लेकिन रैंक नहीं मिलता, पर कम से कम आदमी को सेटिस्फेक्शन होता है। अगर एक 79 बैच का IAS ऑफिसर प्रमोट हुआ है तो उससे 2 साल सीनियर बाकी सर्विसेज का ऑफिसर भी उसी लेवल पे आना चाहिए। तो ये जो रिकमेंडेशन है बहुत वेल थॉट, काफ़ी सोच विचार के बात दी गई है। अब इनको इन CAPF की सर्विस में क्यों ना लागू किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जैसे चौधरी सर ने कहा कि इसको बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में या सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाए, जो स्टेक होल्डर है उनसे चर्चा की जाए, जिससे एक वेल थॉट सॉल्यूशन निकल के आए। और मैं तो बहुत इसकी मतलब रिकमेंड करूंगा और पुरजोर सिफारिश करता हूं कि हमारे कैरियर ऑफिसर्स की इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी डिफ़िकल्टीज और उनके मुश्किल हालात को देखते हुए इसकी बहुत ही एक समयबद्ध सीमा में 2-3 महीने में इसके हल करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम संजय सर कि गवर्नमेंट जो ये बिल लेके आ रही है, इसमें इनका एक और तर्क ये था कि हम जो है इसको यूनिफॉर्मिटी हम लेके आ रहे हैं। नाउ अभी सारे जो CAPF हैं, दे आर गवर्न्ड बाय देयर इंडिविजुअल एक्ट्स, लाइक BSF इज गवर्न्ड बाय BSF एक्ट, ITBP एक्ट, तो हम उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहे हैं। तो आप सर कितने आशापूर्ण हैं कि क्या ये चीज़ से जो बिल है या इस चीज़ को कुछ कैटाफॉ करेगा? क्योंकि आज जबकि सभी CAPF की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनके एक्ट्स जो डिफाइन वो इसी तरीके से किए गए। अभी मेरी संज्ञान में ऐसी चीज़ तो नहीं आई है कि साहब सब एक्ट को ख़त्म करके एक कॉमन एक्ट बनाया जाएगा। ये बात अभी हम लोग के संज्ञान में नहीं है। प्रीमियम बिल में लिखा है, जो प्रपोज बिल है उसके प्रीमियम बिल में लिखा है। अच्छा, उसमें प्रीमियम लिखा है, MHA करेंगे। तो देखिए, हर फोर्स की नेसेसिटी अलग है, सिचुएशन अलग है। अब यूनिफॉर्म बिल लाना तब तो हो सकता है साहब एक यूनिफॉर्म फोर्स कर दिया जाए, वाई डिफरेंट फोर्स ऑफ डिफरेंट नेचर। तो ये एक मंथन का विषय है। ऑफ द एंड तो हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, जब इस पे अपने विचारों को ठीक से आकलन करेंगे उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। राइट सर। एंड अभी सर एक और मेन जो मुद्दा है इस चीज़ में, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अपने जजमेंट में कहा भी कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करना है IPS के डेपुटेशन को, और उसके बावजूद भी जब 2025 में इसको फाइनल वर्डिक्ट आ गया और केस को फाइनल कर दिया गया, उसके बाद भी IPS का जो डेपुटेशन है वो अराउंड 52 IPS ऑफिसर्स और ज़्यादा मतलब इसमें आ चुके हैं CAPF में। तो यहाँ पर आप पॉलिसी मेकर्स की इंटेंशंस को आप कैसे देखते हैं और उनसे आप क्या मतलब डिमांड करना चाहेंगे? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ों को, सभी फैक्ट्स को एनालाइज कर लिया है सर, और वहाँ पे सभी लोगों के अपने अपने पक्ष रखे गए हैं। तो अब जब सब फैक्ट्स एनालाइज्ड हो चुके हैं और फाइनलाइज्ड हो चुके हैं, तो उसको अनडू करने के पहले भी उतना ही गहरा थॉट जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमने कहा कि उस डिसीजन को अनडू करने के बाद, ठीक है सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं सुप्रीम कोर्ट से संतुष्ट है, उसको अनडू करना है, तो एटलीस्ट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द थिंग शुड गो, एंड टिल दैट टाइम वो अनडू नहीं होता है सर, बाई पार्लियामेंट्री बॉडी और एनी, तब तक तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन शुड बी फॉलोड। बिल्कुल मैं सर। इसमें एक ऐड कर जाता हूँ, ये बिल तो कल इंट्रोड्यूस होने वाला है 23 मार्च को। ये ऑफिसर्स तो बहुत उससे पहले से आ गए हैं, इनका इंटेंशन बहुत क्लियर है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो मई 2025 में दे दिया गया है या रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर हो गई है, लेकिन उन्होंने दे आर वेरी क्लियर इन देयर हेड कि हम लोगों ने ये ऑफिसर्स को लेके आना ही है, हम लोगों ने IPS अफसर्स के इंटरेस्ट को ही लुक आफ्टर करना है। ये स्टेप मदर ट्रीटमेंट जो देना है वो CAPF जो हम लोगों की ये जो बेबी है, आई एम सॉरी मुझे नहीं कहना चाहिए सर, मैं आई वांट टू कोट वन एग्जांपल। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा जनरल राय बूचर थे, 47 का जब वॉर हो रहा था, नंबर 1 वाज ऑन लीव। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब जब देश आज़ाद हो गया है, लेट हिम कंटिन्यू।
मेजर जनरल नाथू सिंह वहीं पे थे। उन्होंने कहा सर अगर यही आपका आर्गुमेंट है, लाइन ऑफ आर्गुमेंट, तो वो जो हुक्मरान जो थे अभी तक थे वो क्या बुरे थे हैं, अगर आपने उन्हीं से कंटिन्यू कराना है। तो देखिए आपको सोच अपनी पहले क्लियर करनी है, आपको मानना है कि साहब हम भी आप ही के बच्चे हैं। तो सर आपको क्या लगता है क्या है सर ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के इम्प्लीमेंटेशन में रियल बोटलनेक क्या है? ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस है या कोई पॉलिसी एम्बिग्यूटी है या फिर कोई लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है? तो आप इन तीनों में से कौन सा रीजन आप सर इसमें देखना चाहेंगे? व्हाट इज द रियल बोटलनेक? सर मेरे हिसाब से तो इंटेंशन की वाली बात है कि वो लोग सिर्फ एक ही कैडर के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। वो देखते हैं कि आईएएस अफसर कहाँ पहुँच गया है, आईपीएस अफसर्स को हम लोग प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, तो 14 साल में 16 साल के अंदर 18 साल में एडिशनल डीजी इनको देने के लिए उनके लिए जो प्रमोशन एवेन्यूज़ हैं उसके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं वो। और देखिए ऐसा है उनकी भी कंपल्शन है गवर्नमेंट की, क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं उनके जो एम है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी के ऊपर आई एम नॉट कास्टिंग एस्पिरेशन, उनको पुलिस की जरूरत पड़ती है। ब्रिटिशर्स को जरूरत थी सप्रेस और ऑप्रेस करने के लिए हैं, बजाय बात इस देश में अभी ये नहीं हो रही कि आपकी जो है कन्विक्शन रेट क्या है, उस कन्विक्शन रेट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। 1973 में जब तक सीआरपीएफ का अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब तक सारे इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर एंड बिलो करते थे। तो जरूरत है ये आप अपने क्षेत्र के अंदर देखिए जो ग्रे एरिया उसको एड्रेस कीजिएगा। हमारे यहाँ पर लिमिट रूल में अगर आप आना चाहते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट द डेपुटेशन, बट इट शुड नॉट बी ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर कैरियर प्रोग्रेशन। सर ने बिल्कुल सही कहा, रिवर्स डेपुटेशन करिएगा। अब ये कहते हैं साहब इस बिल में हमने 75 से 67% कर दिया। सर ये दिस इज अगेन आई वॉश, आपकी पोस्ट 4 है, आप 75 से 65 लेके 70 लेके आइएगा, फर्क क्या पड़ता है, मिलना आपको एक ही है, आप बढ़ा लें। इन्होंने और किया है रोलर कोस्टर के हिसाब से, 3 पोस्ट पहले हमारी मिलेगी, 4थी आपको मिलेगी, फिर 5वीं 6ठी 7वीं हमारे पास जाएगी, 8वीं आपको पास जाएगी। चाहे आप 67 कर लें, चाहे 60% कर लें, 66 कर लें, उससे ग्राउंड में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो सिर्फ फैक्टर सर नंबरों का खेल है। एकदम सही कहा आपने सर। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये सीएपीएफ बिल कैबिनेट ने 10 मार्च को अप्रूव किया। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इस बिल से प्रभावित लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो सीएपीएफ के लोग हैं। क्या हमारे किसी लोगों को इसमें कंसल्ट किया, उनकी सलाह ली? इसी से जाहिर होता है कि एक तरफा बिल है। जो जितने भी हमारे सीएपीएफ है सभी के कम से कम जो स्टेक होल्डर जिनके प्रमोशन रुके हुए हैं, हर रैंक से 1-1, 2-2 रैंक जाता, चर्चा होती, तब ये बिल आता तो हम समझ देते कि इसको एक प्रॉपरली स्क्रूटनाइज बिल है और उसको जो इसको जितना सोच विचार करना चाहिए वो दिया गया है। हमें तो पता ही नहीं कि बिल कब आया और कैसे आया, तो इट इज़ ए सरप्राइज टू ऑल ऑफ द सीएपीएफ। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का है उसके निर्णय को लागू करेगी और हर हालत में उसके निर्णय को लागू करना चाहिए, बाध्य होना चाहिए। ये ज़रूरत क्या थी ये लेजिस्लेटिव या एक जो स्टेट्यूटरी इंटरवेंशन लाने की, उसकी ज़रूरत क्या थी? तो उसकी ज़रूरत थी तो पहले डिस्कस होना चाहिए सारी सीएपीएफ से एक मीटिंग के अंदर। उसके लिए पर सीएपीएफ को इक्वल नजरों से देखना जरूरी है। तो इक्वल नजरों से देखा नहीं जा रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? डिस्क्रिमिनेशन। नाउ वी कम टू एंड ऑफ आवर शो। सर मेरा सीधा सवाल सर आपसे सर एचआर सिंह सर, कि अगर आपको कोई 3 ऐसे मतलब इमीडिएट नॉन नेगोशिएबल रिफॉर्म्स जो आप अगर रिकमेंड करना चाहेंगे या सजेस्ट करना चाहेंगे टू ऑल पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक डोमेन में डिस्कशन के लिए रखना चाहेंगे, 3 ऐसे बेसिक रिफॉर्म्स जो सारे सीएपीएफ की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और उनका जो मोराल है उसको बूस्ट अप करे या उसको बेहतर से बेहतर करे सर? देखो, सबसे पहला तो है इन सीएपीएफ को मैनेज करने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट अलग होने चाहिए, जिससे इनको जो ड्यू अटेंशन मिलना चाहिए वो मिले। दूसरा ये जो इनकी ज्वलंत समस्या है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, वो फिलअप नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लोगों पे बहुत स्ट्रेस है, काफ़ी सुसाइड और फ्रैक्टिसाइड के केस हो रहे हैं। उसके लिए एक कमेटी समयबद्ध सीमा में इसके लिए जो भी सॉल्यूशन करे, वैकेंसी कैसे भरी जाए, किस प्रकार से ये छुट्टी का मामला देखा जाए, उनके परिवार बहुत नेगलेक्टेड है, तो ये फ्रस्ट्रेशन कैसे दूर किया जाए। तीसरा जो
हमारे लोग 16-16 साल में प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए तत्काल उनको एक रैंक अपग्रेड, जब एक असिस्टेंट कमांडेंट डिप्टी कमांडेंट की तनख्वाह ले रहा है तो उसको डिप्टी कमांडेंट का रैंक कंधे पे क्यों ना दिया जाए समाज में, जिससे उसका जब छुट्टी जाता है तो लोगों को पता चले। अब लोग ये सोचते हैं जब भी वो कहीं जाता है समाज में या सोशल उसमें कि या तो ये पागल है जो 16 साल से एक ही रैंक में है, और या फिर ये इनएफिशिएंट है, इसने कोई गलती की, इनडिसिप्लिन का काम किया है, जबकि काम वो मुश्किल कर रहे हैं, डिसिप्लिन से राष्ट्र भक्ति के साथ समर्पित है, इसके बाद भी उनको उनके ड्यूज को देखा नहीं जा रहा है। और तीसरा ये जो बिल प्रपोज्ड बिल है इसको तुरंत रोका जाए, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो जिससे वो फर्दर लोगों का मोरल डाउन ना हो। तो ये 3 मैं विशेषकर सुझाव देना चाहूँगा कि ये एकदम ज़रूरी है और इन पे एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर हो, MHA के लोग भी हो, और विस्तार पूर्वक चर्चा होगी, तब एक इसमें एक व्यावहारिक हल ढूंढा जाए। बिल्कुल बिल्कुल फुली लॉजिकल सर तक आपने और तीनों सुझाव दिए हैं सर, एंड हमें उम्मीद है कि उस पर अगर सरकार अमल करती है तो एक अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम चौधरी सर कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से अब वो सारे ऑफिसर्स, ऑल ऑफिसर्स ऑफ CAPF जो अभी इस बिल से सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस समय पे उनको अपना मेंटल सेटअप किस तरीके का रखना चाहिए सो दैट ये कि प्रेजेंट कंडीशंस जो अभी है वो और ऑपरेशनल कंडीशंस वो अच्छी बनी रहे और उनके मोराल को चीज़ें इफेक्ट ना करें। नेशन इज द प्राइम। ईश्वर ने आपको जिस परिस्थिति में डाला है, आप उसमें दृढ़ता से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से अब अपना काम करते रहिए। राष्ट्र स्वतः आपकी आवश्यकताओं को और आपकी समस्याओं का संज्ञान लेगा। वेरी गुड, सच्चाई है सर। एंड नाउ माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सर आपसे कि अभी जो भारत देश में अलग अलग पार्ट से जो हमारे शो को अभी देख रहे होंगे, जो पब्लिक आम जनता जो देख रही होगी, जो आज भी कहीं ना कहीं असिस्टेंट कमांडेंट को अगर जब उसको एक्सप्लेन करना होता है तो उसको DSP समझाना पड़ता है पहले या कैप्टन समझाना पड़ता है, उस जनता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि CAPF इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रही है और उनको किस लेवल पे आके अवेयरनेस होनी चाहिए CAPF के बारे में, उसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, मैं देशवासियों को सबसे पहले तो सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इतनी इज्जत दी। इस सोसाइटी को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इस मुकाम पर लेके आए। मैं इस प्लेटफॉर्म, इस माध्यम से उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि देश सेवा में न कभी हम पहले पीछे थे, न हैं, न कभी रहेंगे। जो हमारे साथी ऑफिसर्स हैं उनसे भी, जैसे सर ने कहा अभी, उनसे कहूँगा कि आप दिल छोटा ना करें, आपके वेटरन्स आपके साथ हैं। थैंक यू सर। इसमें एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे लोअर रैंक्स और ऑफिसर्स छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, बहुत सारे कोर्ट केस लंबित है। तो पहली बात तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए आइडियली तो, लेकिन अगर जाना पड़ रहा तो कहीं ना कहीं समथिंग इज एमिस, तो उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। ये कोर्ट में हम क्यों जा रहे हैं, और बहुत सारे केस लंबित है। अगर इसका जायजा लिया जाए कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है वकीलों के ऊपर या कोर्ट केस लड़ने के ऊपर, उतना पैसा अगर जवानों को दे दे तो समस्या ही हल हो जाए। इसलिए जैसे आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है, कैट है, इसलिए सारे CAPF का भी एक ट्रिब्यूनल अलग होना चाहिए। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अब ये 13 साल लग गए एक जरा सी लड़ाई में, क्या 13 साल लगने वाला कोई न्याय है? उसको भी सरकार नहीं देख रही है। तो न्याय ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम 3 महीने में, 6 महीने में, और बिल्कुल ही आदमी निर्णय लेने की क्षमता अगर बहुत ही स्लो है तो ज़्यादा 1 साल में तो हल हो, उसको हम कहेंगे कि जजमेंट हो रहा है। इसलिए एक सेपरेट ट्रिब्यूनल की जरूरत है CAPF के मामलों को देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, HRA के लिए लोग कोर्ट में गए, प्रमोशन के लिए कोर्ट में गए, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार को इसलिए मैं कहता हूँ सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, और एक तुरंत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए देश में, जो सारे स्टेक होल्डर, गृह मंत्री हो, होम सेक्रेटरी हो, सारे DGs हो और हमारे लोग हों, जिससे जो जो चीज़ें एक एक करके एजेंडा के साथ उसको डिस्कस किया जाए, उस समयबद्ध सीमा में उनकी समस्या का हल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा आपने सर। और अगर ऐसा होता है जैसा आप लोगों ने सजेस्ट किया, अगर ऐसा होता है तो वी बिलीव कि इस पूरे देश में जो इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, और ज़्यादा स्ट्रक्चरली साउंड होगा, और
भविष्य में आने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम होगा सर। तो आज जो हमने डिस्कशन किया उसके लिए सर थैंक यू वंस अगेन कि आप सब लोग आए यहाँ पर और आपने इतना समय दिया। एंड मैं अपने दोस्तों अपने व्यूवर्स को भी ये कहना चाहूँगा, ऑल CAPF दे आर नॉट जस्ट सेरेमोनियल फोर्सेस, दे आर ऑपरेशनल फोर्सेस। और इनको इनका रिकग्निशन, इनकी डिमांड्स और इनकी वैल्यू उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक आर्मी ऑफिसर की या एक IPS ऑफिसर की जरूरी है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दीज आर नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस, दीज आर नॉट दिस इज नॉट फाइट बिटवीन IPS एंड CAPF ऑफिसर, दिस इज द issue of system design. This is the issue of justifiable demands of CAPF officers who are living in very harsh condition, who never compromise in giving their and sacrificing their life in for the greater cause of national importance or national defense. Thank you. Jai Hind. Thank you Jai so Bharat. much. Meet Shri HR Singh, ex-ADG CRPF, and he is also President Alliance of all Ex-Paramilitary Forces Welfare Association. From the dusty terrains of rural India to the most volatile conflict zones of the nation, Shri HR Singh's journey is not just a career, it is a reflection of India's internal security evolution itself. Hailing from Bansi village in Muzaffarnagar, his early life was rooted in simplicity, discipline and education. Graduating in physics honors from Meerut University, before donning the uniform, he began as a mathematics lecturer and later served in Delhi Telephones as an engineer supervisor. But in 1975, he chose a path that would define his life. He joined the Central Reserve Police Forces. Over the next 39 years, he served across Punjab during peak militancy, Jammu and Kashmir, Northeast insurgency zones, Naxal-affected regions. He was not just part of operation, he was shaping them. From DIG operations to IG intelligence at force headquarters, to leading roles in National Security Guards as squadron commander for VIP security. He stood at the intersection of strategy, intelligence, and education. His leadership extended beyond operations. He raised a new battalion in Bhopal, established a group center in Greater Noida, served as director CRPF Academy Gurugram, training future officers. Internationally, he represented India as the chief security liaison officer with the head of state of Malawi and with the Secretary General of the Commonwealth. His service has been recognized through President Police Medal for Meritorious Service, multiple commendation discs from DG CRPF and DG NSG, awards for operational excellence and financial discipline. Today, post-retirement, he continues his mission as the President of the Alliance of all Ex-Paramilitary Forces Welfare Association. He is one of the strongest voices advocating for justice, dignity, and the institutional parity of the CAPF. Now meet Shri Sanjay Kumar Chaudhary sir, ex-Additional Director General ITBP. He is a decorated officer, United Nations medalist. Some officers served in difficult conditions. Some redefined what difficult truly means. Shri Sanjay Kumar Chaudhary belongs to the latter. With a distinguished career spanning over 38 years, he rose to the rank of Additional Director General in Indo-Tibetan Border Police Force, one of the India's most challenging forces. Tasked with guarding the Indo-China frontier at extreme altitude, his operations footprint span across high-altitude border deployments, counter-insurgency in Naxal zones, internal security during Punjab militancy, counter-terror operations in Jammu and Kashmir. In Kashmir, his commitment was tested in the hardest way. He survived a militant bomb attack, sustained multiple splinter injuries he carries even today. For his courage and dedication in the line of duty, he was awarded the prestigious Parakram Padak. His service excellence also earned him President Police Medal for Meritorious Service, United Nations Medal during international assignments. Beyond operations, he played a vital role in recruitment and personnel management, administrative leadership, selection process of Group A officers. His career reflects a rare combination of operational bravery, administrative excellence, and the international representation. A man who has not just served the nation, but has endured it, defended it, and strengthened its institutions. Now meet Shri Gajendra Singh Chaudhary, ex-DIG BSF. He is a strategic security leader and policy and training expert. In the complex world of national security, few officers bridge the gap between ground operations and strategic policy making. Shri Gajendra Singh Chaudhary is one such rare leader. With decades of distinguished service in the Border Security Force, he rose to the rank of Deputy Inspector General and was granted non-functional upgradation to
Inspector General rank, a testament to his professional excellence. His operations experience spans across India's most sensitive regions, Jammu and Kashmir, Punjab, Northeast insurgency zones, where he led high-risk operations, survived militant encounters and bomb blasts, handled over 250 plus militancy case diaries. He managed 320 plus habeas corpus petitions in Srinagar. But his contribution goes far beyond the battlefield. He has been a nation builder in security architecture, established the Central Academy for Police Training, Bhopal. He also set up Central Detective Training Schools, conducted international training for Afghanistan Police and Presidential Guard. At the policy level, he managed BSF Air Wing operations, including Embraer, Mi-17 helicopters, Dhruv, Chetak fleets. He also helped in allocating over 2,291 crore under police modernization schemes. He also facilitated India-USA security dialogues. He is also very much academically accomplished. He holds MSc degree in chemistry, MBA, LLB, and has trained at IIM Indore and PA Hyderabad, IDSA New Delhi. His contribution have been recognized with President Police Medal for Distinguished Service, President Police Medal for Meritorious Service, multiple recommendations from BSF and BPRND. He represents a rare blend of operational courage, policy expertise, and global security perspective. He is a strategist, a reformer, a nation security architect. These three officers, 3 decades of experiences, and one shared mission to strengthen India's internal security system, not just through operations, but through reforms.